ओके, तो पहले मैं आउटलाइन कर देता हूँ कि देखो ये दो दो पार्ट का होगा ये सीरीज, ये लेक्चर की। इसमें क्या होगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके 2000 तक के डिकेड को हम 2000 तक, बिफोर 2000 तक हम एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस जो हुई है इंडिया की वो देखेंगे। ठीक है, इस पार्ट में आज बेसिकली। ओके, सेकेंड लेक्चर जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम महेंद्र देव का एक आर्टिकल होगा, महेंद्र देव का। उस आर्टिकल में हम पार्ट 2 में देखेंगे कि 2000 से और अभी तक थोड़ा सा क्या प्रोग्रेस रही है। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक फार्मर का प्रॉफिट आता कहाँ से है। ठीक है, फार्मर को क्या चाहिए प्रोडक्शन के लिए? इनपुट चाहिए। सबसे पहले इनपुट्स में सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पावर की के लिए इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, दूसरा, फिर ये जब इनपुट्स यूज कर लेगा तो वो जो फार्म के ऊपर ये सारे इनपुट यूज करे गए तो ईल्ड कितनी आई? देखो अगर ईल्ड ज्यादा आती है, 100 kg आ गया, तो ये जो भी कॉस्ट लगी होगी वो डिवाइड हो जाएगी पर केजी कॉस्ट अपॉन 100 में। ठीक है, यानी जैसे जैसे कॉस्ट अपॉन ईल्ड 100 kg, तो जैसे जैसे ईल्ड इंक्रीज होएगी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कह लीजिए, ये दोनों कॉस्ट ना रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ईल्ड अगर बहुत ज्यादा हायर लेवल पे इंक्रीज होती है, ईल्ड की रेट इंक्रीज होती है, ज्यादा ईल्ड आती है हमारे पर हेक्टेयर पे और फार्म के अंदर, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट की साइड जो है रिड्यूस होएगी। ठीक है, प्रॉफिट के लिए दूसरी चीज क्या चाहिए? फिर आप सेल कितने में करोगे? ठीक है, तो मान लीजिए आप सेलिंग जो है अच्छे प्राइस पे नहीं कर पा रहे हो और आपका एमएसपी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रही है ना, तो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब दूसरा जो प्रॉफिट आने का रास्ता है वो ये है कि आपकी इनपुट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ईल्ड स्टैग्नेंट हो गई है, ईल्ड अब इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन आप अगर उसकी सेलिंग अच्छे प्राइस पे करो, जो ईल्ड आई है आपकी उसको अगर आप सेल अच्छे प्राइस पे करोगे, सेलिंग अच्छी हो, ठीक है, तो भी आपका प्रॉफिट राइज हो जाएगा, क्योंकि जो आपका रियलाइज्ड रेवेन्यू आएगा और जो फिर कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे, अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो रिसेंटली ये जो 3 फार्म लॉज लाए गए ना, ये मेजरली डायरेक्टली ये इम्पैक्ट करते हैं इस वाले चेन को। ये ईल्ड को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ये ईल्ड को इम्पैक्ट इनडायरेक्टली कर सकते हैं। वो भी जब जब हम ये सोच के चलें कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी इंटेंशन अच्छी होगी, वेल इंटेंशनड होगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक लेबर के साथ जाएगा और उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, उसको सारे फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सॉरी सीड्स वगैरह अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड करेगा, तब ईल्ड इंक्रीज हो सकती है। बट वो उसकी इंटेंशन पर डिपेंड करता है, क्या पता ऐसा ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्टली जो 3 फार्म लॉज आए थे, क्या क्या फार्म लॉज में 3 लॉज क्या क्या थे? एक तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसको अमेंड करा गया था, असेंशियल कमोडिटी एक्ट। दूसरा, एपीएमसी की मोनोपोली को हटाया गया था, एपीएमसी मंडीज को। ठीक है, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये 3 फार्म लॉज थे, असेंशियल कमोडिटी एक्ट, एपीएमसी को हटाने की लिए था सेकंड लॉ, और तीसरा लॉ था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी हम एक लेक्चर करेंगे, जो दूसरे हैंडआउट में मैंने दे रखा है, शायद आज ना हो पाए लेकिन करेंगे उसको। तो बेसिकली ये तीनों फार्म लॉज जो थे ना, वो इस चेन को अटैक करते हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हो सकता है कि यील्ड को भी इंक्रीज कर दे, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला लॉ जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला लो, इसमें अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होए और टेक्नोलॉजी शेयरिंग होए एग्रीकल्चरिस्ट के साथ, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि इनिशियली जब प्रॉफिटेबिलिटी थी, एग्रीकल्चर में प्रॉफिटेबल बिजनेस था,
तो इनिशियली जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसने कहाँ पर इफेक्ट डाला था, ठीक है, और उसके बाद लेटर क्या चेंजेस हुए कि वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है श्रिंक होने लगी। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था 1990s का डिकेड, 1990s का डिकेड वो था जब फार्म डेप्ट इंक्रीज हो रहा था और सुसाइड इंक्रीज हो रहे थे, सुसाइड रेट हाई थी, ये वो पीरियड था, ठीक है। और इसी पीरियड में आपका एमएसपी भी राइज हो रहा था। फिर कैसे फार्म डेप्ट इंक्रीज हो रहा था, सुसाइड हो रहा था, क्योंकि यील्ड डिक्रीज हो रही थी और इसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था। इसका प्राइस इसलिए इंक्रीज हो रहा था इनपुट्स का, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स में बहुत सारी, और प्लस एओए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी कि भाई एक तो फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस कर दिया गया था, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार की इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कैनाल की, इरिगेशन की, रोड की, इन सब चीजों में रिड्यूस हो रही थी, ठीक है। तो यानी इनपुट्स महंगे होते जा रहे थे। दूसरा, यील्ड डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सीड्स के डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चर की अलग अलग प्रैक्टिसेस में, फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज में जो ऑगमेंट करते थे यील्ड ऑफ क्रॉप को, वो भी डिक्लाइन हो रहे थे। प्लस जो पहले की टेक्नोलॉजी थी वो रिडेंडेंट हो चुकी थी, एचवाईवी सीड्स अब इतना काम नहीं करते थे, फर्टिलिटी भी सॉइल की कम हो चुकी थी, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज हो गए। तो ये जो 90s का क्राइसिस आ रहा था ना, प्रॉफिटेबिलिटी जब लो हो रही थी, उसका रीजन था कि जो इनपुट्स थे उनका प्राइस तो इंक्रीज हो रहा था और यील्ड डिक्रीज हो रही थी। ऐसे में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यील्ड अपॉन इनपुट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो थी आपकी इंक्रीज हो रही थी और प्रॉफिट कहीं से आ नहीं रहा था, ठीक है। आई मीन यील्ड के ऊपर बेस था प्रॉफिट इनिशियली ईयर्स में, प्राइसेस पे नहीं था, ठीक है। प्राइसेस तब भी उनको कमी मिल पा रहे थे रिटेल चेन में। एमएसपी फिर धीरे धीरे राइज करा गया। तो एमएसपी जब राइज करा गया ना, वो इसलिए नहीं राइज कर रही थी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट रहती है, गवर्नमेंट इतनी इडियट नहीं है कि उनके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी एमएसपी को राइज करके। गवर्नमेंट की मजबूरी थी, गवर्नमेंट एमएसपी इसलिए राइज कर रही थी क्योंकि ये एमएसपी पे जो स्पेंडिंग हो रही थी, वो स्पेंडिंग यहाँ पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, गवर्नमेंट जो पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती थी, वो रिड्यूस हो गई थी। अब वो रिड्यूस हो गई तो आपने यील्ड घटा दी, तो यील्ड घटा दी तो अब आपको महंगा खरीदना ही पड़ेगा एमएसपी। तो ये एमएसपी, फिर दूसरा ये भी हो गया था कि गवर्नमेंट्स के लिए भी ना, किसानों को खुश रखना, लॉबी को खुश रखना और सीधा एमएसपी दे देना, क्योंकि वो टोकन दिखाई देता है ना, विजिबल है। आज इंडिया में क्या हो रहा है और अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसी सिचुएशन हो रही है कि गवर्नमेंट्स ना फ्री वाइज देना चाहती है। फ्रीबीज, फ्रीबीज से क्या होता है, दिखता है डायरेक्ट, मतलब बेनिफिशियरी, सीधा बेनिफिशियरी वर्ड पॉपुलर हो रहा है कि सीधा आपको दिखाई देता है कि मेरे को गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंडिविजुअली बेनिफिट करा, ठीक है। और जब इंडिविजुअली बेनिफिट होता है ना, तो एक ऑब्लिगेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ कि गवर्नमेंट को भाई वोट करना है, गवर्नमेंट ने अच्छा काम करा। लेकिन पब्लिक गुड जो होता है ना, वो सबका होता है, तो वो लोगों को इंडिविजुअली बेनिफिट नहीं करता। तो ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग कम हो रही थी और डायरेक्ट एमएसपी पे पैसा जा रहा था। लेकिन एमएसपी क्या कर रहा था, वो यील्ड यानी प्रोडक्टिविटी को राइज नहीं कर रहा था और इनपुट कॉस्ट को भी रिड्यूस नहीं कर रहा था। बस क्या कर रहा था, वहां पर सेल होते वक्त गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती थी, और वो भी थोड़े से किसानों का, लार्ज फार्मर्स का, ठीक है। इन सारी चीजों पे हम एमएसपी की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखोगे कि ये 3 फार्म लॉज जो लाए गए ना, इसको एक बिगर पिक्चर में हमें ये देखना होगा कि ये कहां पर लाए गए हैं। क्या ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रही है, बजाय यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो रिफॉर्म करने ही चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे क्यों नहीं स्पेंडिंग करते, और यहाँ पे क्यों नहीं स्पेंडिंग करते कि इनपुट कॉस्ट घटाई जाए और यील्ड बढ़ाई जाए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस कराई जाए, रादर देन आप महंगा उनका प्रोडक्ट जो है बेचना चाहते हो। अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि देखो, यहाँ पर किसान है, उनको एमएसपी हटा के या जो है
ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे डायरेक्ट बेनिफिशियरी और डायरेक्ट विजिबल रिजल्ट दिखता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो दिखाई नहीं देगा, तो क्यों ना क्या किया जाए, एमएसपी वगैरह से तो इनको खुश रखा जाए। दूसरा, कंज्यूमर्स को सेम प्राइस पे ही खाना मिलता रहे जो फिलहाल मिला हुआ है। तो करे क्या, बस जो बीच के इंटरमीडियरीज है ना, आड़तियाज, इनको क्यों ना हटा दें, क्योंकि ये बीच में बहुत ज्यादा मार्जिन खा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बिगर पिक्चर है जिसके कंटेक्स्ट में अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे एग्रीकल्चर की एवोल्यूशन हुई, ग्रोथ की, और क्या क्या उसमें डेवलपमेंट चल रही थी। कुछ केस स्टडीज देखेंगे, इकोनॉमिस्ट के नाम देखेंगे, ठीक है, इन सब चीजों को देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेटा रहेगा वो आपको याद करना ही हुआ करेगा, ठीक है। हेलो, हेलो एवरीवन, अगर किसी को डाउट आए बीच में रोक के पूछ लेना, ठीक है। हेलो, ओके। यस सर। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विंड्स ऑफ चेंज। मिड 1960s में चेंज होना शुरू हुआ था। उससे पहले क्या था, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन थी इस पीरियड के दौरान केवल 2.8% पर एनम थी। और पता है ये वाली किसकी वजह से थी ये ग्रोथ, क्योंकि जो वेस्ट लैंड था ना, वेस्टलैंड, नया फैलो लैंड, वो अंडर कल्टीवेशन आ रहा था, जैसे जैसे गवर्नमेंट डैम्स वगैरह पे काम कर रही थी और इरिगेशन की फैसिलिटी को इंक्रीज कर रही थी। तो ये वाली जो ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है ना 2.8%, ये यील्ड की इंक्रीज से नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज से नहीं है, ये एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल एरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। एक और इम्पोर्टेंट कंसर्न ये था कि भाई पॉपुलेशन की बड़ी रैपिड ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि जैसे ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जन्म हुआ वैसे ही बहुत सारे एम्पावरमेंट होती हैं, राइट्स जब मिलते हैं पॉपुलेशन को, पब्लिक को, तो सडन जब एम्पावरमेंट फील करते हैं तो रिप्रोडक्शन बढ़ती है। और अक्रॉस द वर्ल्ड ये एम्पेरिकल स्टडी पाई गई है कि जैसे ही आप राइट्स देते हो पॉपुलेशन को, डेमोक्रेटिक राइट्स मिलते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन की ग्रोथ में जो है इंक्रीज होता है, जैसे ही सॉवरन गवर्नमेंट वगैरह बनती है। तो ज़रूरी नहीं है चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी तो वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लेकिन उनकी गवर्नमेंट तो सॉवरन थी, खुद की गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट नहीं थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करती हैं पब्लिक से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होती नहीं है, सूनर और लेटर तो जाना ही है। चीट करने का उनके पास इंसेंटिव क्या होता है, प्रिजनर डिलेमा, इन्फानाइट पीरियड तक तो रहना नहीं है, जल्दी निकल जाएंगे एक दो रिपीट पीरियड के बाद, पीरियड रिपीट होने के बाद। तो फिर क्या हुआ कि 2% की जब पॉपुलेशन ग्रोथ थी और 2.8% की ग्रेन की प्रोडक्शन की ग्रोथ थी, तो क्या हो रहा था कि भाई फूड का क्राइसिस हो रहा था, और हमें अमेरिका से PL480, ये बार बार आपने सुना ही होगा आप लोगों ने, ये इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक तो वॉर हुआ चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ 62 एंड 65 में, और उसके बाद ड्रॉट भी आया 65 में भी और 66 में भी। इससे क्या हुआ, यील्ड और प्रोडक्शन दोनों का डिक्लाइन हुआ, और इसकी वजह से फूड ग्रेन इंपोर्ट करने पड़े, वो भी 10 मिलियन टन। और प्रॉब्लम यहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे थे यूएस से, और उनके इंपोर्ट्स पर हमारे लोगों की सर्वाइवल जो है डिपेंड करती थी, तो इससे क्या हो रहा था, क्योंकि कोल्ड वॉर भी चल रहा था, तो यूएस से क्या कर रहा था इस पीरियड में, जब हमारे को मदद कर रहा था PL480 देकर, तो वो लीवरेज कर रहा था अपनी फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया को क्या कर रहा था, इंडिया को यूज भी करने की कोशिश कर रहा था। तो ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी को जो थ्रेट महसूस हुआ इंडिया की सॉवरेनिटी पे, और तब उन्होंने जल्दी जल्दी से ये सोचा कि भाई हमें फूड की कंजम्पशन में और फूड की प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। अच्छा, ये कई बार ना ये पूछ लेते हैं, सेल्फ रिलायंट वर्सेस सेल्फ सफिशिएंट। तो सेल्फ सफिशिएंट तो ये होता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट ये होता है कि हम सेल्फ रिलायंट, खुद पर निर्भर बन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें आउटसाइड वर्ल्ड की जरूरत ही नहीं है। हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें
ऑटार्की, यानी अब किसी से ट्रेड ही नहीं करेंगे हम। तो गुलाटी एंड फैन की जो 2008 में इन्होंने एक पेपर लिखा था, स्टडी थी, और इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को 3 फेजेस में डिवाइड करा है। तो पहला फेज तो था ये वाला 1966 वाला, जब हमने HIV सबसे पहले मैक्सिको से यूज करना शुरू किया था, ठीक है। और ये जो HIV थे वीट के लिए थे मैक्सिको से, ठीक है। और इसके लिए इंडिया ने ऑर्डर किया 18,000 टन सीड्स। और फोकस कहां पर करा इसका? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। क्योंकि देखो, एक तो ना यहाँ पे थोड़े रिच फार्मर थे और इरिगेशन फैसिलिटी ऑलरेडी डेवलप थी। तो सबसे बेस्ट ये नहीं है कि यहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो बेस्ट वेल सूटेड थी वीट के लिए या राइस के लिए, इन सब चीजों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था ना वो वेल सूटेड था। तो सबसे पहले यहीं पर ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है विजिबल रिजल्ट आया। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज भी करी थी, क्योंकि 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन भी हुआ था। तो क्या था कि गवर्नमेंट क्रेडिट भी दे रही थी, इरिगेशन की फैसिलिटी, पावर की सब्सिडी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करी गई फर्टिलाइजर में। तो देखो, ये वो वाला पीरियड है जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। 50% इस वक्त पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी। तो जब हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना, तो हम हमेशा एग्रीकल्चर GDP की टर्म में बात करेंगे, कि यानी 100 रुपए अगर एग्रीकल्चर की GDP है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? यानी 20 रुपए इन्वेस्टमेंट। तो अगर कभी यहाँ पर नोट्स में आगे पेपर्स में लिखा दिखा करोगे ना आप, तो जो इन्वेस्टमेंट होगी एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलेंगे इसे, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, GFCF। तो ये बेसिकली यही है कि प्लांट और मशीनरी एग्रीकल्चर के अंदर कुछ इन्वेस्ट करना। तो ये जब भी आया करेगी 20% एग्री GDP आया करेगी, ना कि इंडिया की GDP। इंडिया की GDP तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 20% एग्रीकल्चर की GDP, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो इन्वेस्टमेंट रही है एग्रीकल्चर में 20-25% रही है। तो आप ये याद कर सकते हो। और इनिशियली जो है गवर्नमेंट 50% करती थी उस 20% का, यानी 100 अगर एग्री GDP है और 20% इन्वेस्टमेंट है, तो उसका 10 रुपये आया सरकार से और 10 रुपये आया प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। और ये 80s तक, अर्ली 80s तक ये चलता रहा, ठीक है। तो जब तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी हो रही थी, और मैंने जैसे आपको ऊपर दिखाया, जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी, इरिगेशन फैसिलिटीज में, कैनाल वगैरह में, तो क्या हो रहा था? यील्ड इंक्रीज हो रही थी, फार्म की यील्ड। और इनपुट्स, ये देखो, फर्टिलाइजर, पावर, इरिगेशन, इनपुट्स की कॉस्ट भी डिक्लाइन हो रही थी, इनपुट्स की कॉस्ट डिक्लाइन हो रही थी, यील्ड इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा अच्छे प्राइसेस ना मिले फसल के, और बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज, आड़तियों की चेन हो, तब भी किसान खुश था, क्योंकि प्रॉफिट राइज हो रहा था। तो ये साल आप याद कर सकते हो, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया कब बना था? जीरो ग्रेन इंपोर्ट करे थे। तो ये डेटा में कोट करने के लिए आ सकते हैं, 1971-72 में जीरो ग्रेन इंपोर्ट करे थे, और 74 मिलियन टन फूड ग्रेन होता था 1966-67 में, और 1971 तक पहुंच गया था वो 105 मिलियन टन। आज कितना मिलियन टन है, बता सकता है कोई? हेलो, हेलो, आज कितना मिलियन टन है? हेलो, हेलो एवरीवन। यस सर। कितना मिलियन टन है? ये डेटा पता होना चाहिए ना, कैसे सर करेंगे? सवा सवा 300 के आसपास है। 325 मिलियन टन है। हाँ और सर, बफर स्टॉक कितना है? सर 100 के आसपास होगा। मेरे ख्याल से 80 मिलियन टन के करीब होगा बफर स्टॉक, ठीक है। तो ये मोटा मोटा डेटा ना आप याद रखा करना कि आज कितना है। देखो, 1966-67 में, 1966-67 में 74 मिलियन टन था सिर्फ, और आज कितना ज्यादा मिलियन टन हो चुके हैं।
और बफर स्टॉक भी हमारे पास 74 मिलियन टन से ज़्यादा है। और बफर स्टॉक गवर्नमेंट चाहती है 50 मिलियन टन होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ओके। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इस वक्त जब रैपिडली यील्ड इंक्रीज हुई, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ स्पर हुई, तो उस टाइम पीरियड में आप देख सकते हो कि 64% बिलो पॉवर्टी लोग थे। उस वक्त शायद लाकड़ा वाला कमेटी की कोई पॉवर्टी लाइन वगैरह होती थी, और उस वो कहाँ पर आ गई थी, 56% पर 1973 में। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है। सेकंड फेज, तो सेकंड फेज में क्या होता है, एग्रीकल्चर की सब्सिडी अब एक हैबिट बन चुकी थी। ठीक है, और वो और ज्यादा जीडीपी का शेयर उसमें जाने लग गया था। इनफैक्ट 0.5% टू 4% जीडीपी का शेयर सब्सिडीज में जा रहा था 1973 टू 1980 में। ठीक है, ये एग्री जीडीपी नहीं है, जीडीपी है। ठीक है, देखो कितना हाई लेवल ऑफ सब्सिडीज, 4% ऑफ जीडीपी केवल सब्सिडी। ठीक है, जैसे पावर सब्सिडी देखो आप, पावर सब्सिडी है पर यहाँ पर ध्यान दे सकते हो आप, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गई थी ट्यूबवेल्स के अंदर, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए थी। तो देखो पावर सब्सिडी का बिल देखो आप, 44% ऑफ टोटल इनपुट सब्सिडी, यानी जो सब्सिडी दी जा रही थी उसमें से 44 टोटल सब्सिडी अगर इनपुट में, फर्टिलाइजर में, सीड में, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, मान लीजिए 3 कंपोनेंट है टोटल, तो अगर 100 रुपए की सब्सिडी थी तो केवल इलेक्ट्रिक सिटी की सब्सिडी 44 रुपए थी। ठीक है, 44% थी 100 की, तो देख लीजिए। तो ऐसे में क्या होना था, वाटर टेबल तो जानी थी नीचे, जबरदस्त तरीके से जो है पानी एक्सेप्ट किया जा रहा था, वाटर टेबल भी नीचे जा रही थी। और ये जो फेज था, सेकंड वाला फेज, इस वक्त यील्ड भी ग्रो हो रही थी, और वीट से राइस पे एक्सटेंड कर चुके थे। अब हम HYV पहले तो वीट पे लाए गए थे इनिशियली, लेकिन बाद में राइस पर भी अप्लाई कर दिया गया था HYV। और HYV की एक चीज क्या होती है कि हाइल्ड वैरायटी में ना इनपुट सब्सिडी पता है इतनी क्यों राइज हो रही थी, क्योंकि ये ना वैसे सीड होते हैं, ये सीड्स यील्ड तो इंक्रीज करेंगे, बट इनकी कुछ प्री कंडीशन है। एक तो इन्हें बहुत सारा वाटर चाहिए, दूसरा बहुत सारा फर्टिलाइजर भी चाहिए, और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। तो ये इनपुट कॉस्ट इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये इनपुट कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। तो ये जो प्रोग्रेस हो रही थी ना इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन की, जिसको कि हम लोग बढ़ा चढ़ाकर हमेशा बोलते हैं हरित क्रांति, आप ये ध्यान दे, इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, ये स्टीरॉइड्स पे बेस्ड थी। ये एक तरीके के फिजिकल एक्सपेंडिचर के इंजेक्शन पे बेस्ड थी। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही थी इनपुट्स पर, और वो इनपुट्स बाद में क्या करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन को स्पॉइल भी करेंगे। वही जो फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी थी, वो फर्टिलिटी भी लैंड की रिड्यूस करेगी, क्योंकि जब आप ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ज्यादा यील्ड जो है रैपिडली, क्या कहते हैं, बार बार यूज करेंगे सॉइल को, तो वो बंजर हो जाती है। ठीक है, बाद में जो यील्ड डिक्रीज होनी शुरू होगी, इसी की वजह से डिक्रीज होनी शुरू हुई, क्योंकि वो जो एनपीके की रेशो है ना, एनपीके की, वो रेशो भी बिगड़ती चली जाएगी। वो क्या होती है, 4:2:1, हेलो, यस यस, या 3:2:1 होती है। 4:2. तो इंडिया में ये जो है ना नाइट्रोजन, ये बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ यस, है, ये 5+ है। ठीक है, और ये 2 से थोड़ा कम है फॉस्फोरस। तो ये थोड़ा सा मोटा सा डेटा आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड फेज शुरू होता है। अब इस वक्त क्या था, फर्स्ट ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 1986 में पहली बार ग्रेन का बफर स्टॉक था 25.4 मिलियन टन, और इस टाइम पर ईस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन होनी शुरू हो गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की।
यानी पहले तो फोकस एरिया क्या था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसके बाद वेस्ट बंगाल और बिहार में भी ये एक्सपेंशन होनी शुरू हो गई थी और वहां पर भी राइस का सरप्लस आने लगा था। ठीक है, अब 1985 तक इन्होंने बोला है कि रन आउट ऑफ स्टीम हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यील्ड जो थी राइस की, वीट की, जो कि पहले बिटवीन 1965 टू 85 3.5% एंड 4.5% रिस्पेक्टिवली से इंक्रीज कर रही थी, वो स्लो डाउन हो गई थी एंड इट केम टू 2.3% एंड 2.4% पर एनम बिटवीन 1985 टू 2000। ये IFPRI की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये ऐसा डेटा आपको याद करना पड़ा है क्योंकि इससे आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट को। तो ये IFPRI की स्टडी 2004 की, ये याद रखनी है। जब आप क्रिटिसाइज करोगे, ये बताओगे कि रन आउट क्यों होने लगा था ग्रीन रेवोल्यूशन, स्टीम उसकी क्यों रन आउट होने लगी थी, यानी उसकी जो यील्ड में डिक्रीज होना शुरू हो गया था, वो किसके बेस पे आप सब्सटेंशिएट करोगे, कैसे सपोर्ट करोगे अपने डेटा से, स्टडी से। तो ये याद रखना है आपको IFPRI की स्टडी। IFPRI क्या है? हेलो हेलो एवरीवन, IFPRI क्या है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये मतलब इसका मोटा मोटा फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो यील्ड रन आउट हो रही थी, देखो यहाँ पर यही बात लिखी है जो मैं ऊपर आपको बता रहा था, ये जो यील्ड रन आउट हो रही थी, तब उस केस में क्या हो रहा था, इनपुट की सब्सिडीज को बढ़ाना शुरू करा। तो भाई यील्ड तो इंक्रीज हो नहीं रही है, तो इनपुट की कॉस्ट गिरा दो, चलो, है ना। तो इनपुट की सब्सिडीज को को जो है सब्सिडाइज करना शुरू करा। फर्टिलाइजर की सब्सिडी, आज भी बहुत मोटा बिल आता है फर्टिलाइजर सब्सिडी। ठीक है, हावेवर धीरे धीरे वो सब्सिडी को हम न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो एक सब्सिडीज के ऊपर एक लेक्चर लेंगे, तब वो आपको पता लगेगा कि न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी क्या होती है और ग्रॉस सब्सिडी क्या होती है। ठीक है, तो कुल मिला के उसका एंड रिजल्ट ये है कि वो जो सब्सिडीज है ना, उसको रिड्यूस करा जा रहा है, इनपुट की सब्सिडीज को। और उसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन भी दी है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी रिकमेंडेशन दी है और काफ़ी स्टडीज ने भी रिकमेंडेशन दी थी। तो स्लोली एंड स्लोली उसको रिड्यूस करा जा रहा है इनपुट सब्सिडी को। ठीक है, और कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं और पर्टिकुलरली मैं जेपैल लैब के बारे में बताऊंगा। यहाँ जेपैल लैब के बारे में पता है क्या है ये? हेलो 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 एवरीवन। यस सर। तो जेपैल लैब ना एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि MIT फंड करती है और अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो हस्बैंड वाइफ दोनों चला रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म ये है, जमील पॉवर्टी एलिवेशन लैब। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करती है, जो हमने देखा रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल यूज कर डेवलपिंग कंट्रीज में देखती है कि जो पॉलिसी को डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज कैसे काम करती है। ठीक है, तो जमील ये जेपैल लैब जो है, इसने भी काफी सारी स्टडी कंडक्ट करी और इसने देखा कि पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर सब्सिडी दी जाती है, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत डिक्लाइन हो गया। तो इन्होंने कहा कि रादर देन एक गुड को सब्सिडाइज करेंगे तो उसका ना मिसयूज होता है ना। क्योंकि अगर आप सब्सिडी किसी चीज के लिए देते हो तो वो ओवर एक्सप्लॉइट होती है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस तो उसकी ट्रू प्राइस को दिखा नहीं रहे हैं, आपने तो उसे सब्सिडाइज कर रखा है, तो वो ओवर यूज होती है। हेलो, एक्सटर्नैलिटी वाला चैप्टर याद है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का करा था, एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, तो जब सब्सिडीज मिल रही होती है, क्या होता है, ओवर यूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको कि सब्सिडीज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती हैं। इसीलिए तो WTO सब्सिडीज के अगेंस्ट है, क्योंकि मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि आप कोई भी इनपुट जो यूज कर रहे हो वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूज नहीं कर रहे हो, और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है। तो सब्सिडीज सबको हटाना होगा और हर बंदे को वही प्रोडक्शन करनी होगी जिसमें वो एफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ इसका मतलब। मेरे घर में 2 पर्सन है, एक दाल बनाने में अच्छा है, एक रोटी बनाने में अच्छा है। ठीक है, और अगर दोनों को ये काम डिवाइड कर दिया जाए
सपोज करो दोनों आधी आधी दाल बना रहे हैं पहले, फिर दोनों आधी आधी रोटी बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो टोटल दाल और रोटी बनेगी कम बनेगी। इससे बेटर ये है कि जो रोटी बनाने में बेस्ट है सारा रोटी बनाने का काम मैं उसे दे दूं, और जो दाल बनाने में बेस्ट है सारा दाल बनाने का काम मैं उसे दे दूं। तो इससे क्या होगा, दोनों का एक तो कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी दोनों किस चीज में एडवांटेजियस है प्रोडक्शन में, वो जो है यूज कर पाऊंगा मैं उनकी एफिशिएंसी को। डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा उनके काम को, तो दोनों प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ा के मेरे को सप्लाई करेंगे, ज्यादा फूड बनेगा, ठीक है, घर में। अब मान लीजिए पर्सन ए जो कि दाल बनाने में एफिशिएंट है, और पर्सन बी जो कि रोटी बनाने में एफिशिएंट है। अब मान लो इसको मैं दे दूं रोटी का काम ए को, और इसको दे दूं दाल का काम, और जो ये दाल बना रहा था, अब ये बी तो उससे कम बनाएगा, मान लीजिए 1 kg कम बनाई, तो वो 1 kg मैं बाहर से लाऊं और दे दूं इसको, और बोलूं देखो बना रहा है ना वो उतनी दाल बना रहा है, तो मैंने क्या करा है, ये सब्सिडी दी है। अब ये जो 1 kg मैं बाहर से लेके आया हूं, इसके लिए भी तो मैंने पैसा खर्चा होगा, तो इसका मतलब मैंने बेस्ट यूज नहीं करा इस पैसे का, ठीक है। और इससे क्या होगा, बेटर ये होता कि इस पैसे से मैं और दाल खरीद के लाया होता घर में, और वीट खरीद के लाया होता, तो वैसे ही प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ता। लेकिन मैंने क्या करा, सब्सिडी दे दी, और मैं किस बंदे से दाल बनवा रहा हूं, ताकि वो पहले जितने वाला कॉम्पिटिटिव रहे उस बंदे से जो बंदा दाल बनाने में अच्छा नहीं है। तो अगर आप सब्सिडी देते हो किसी को, तो आप क्या कर रहे हो, वो बेशक भागने में पर्सन ए से कमजोर है, आप उसको पुश कर रहे हो और उससे आगे ले जा रहे हो। तो ऐसे में बेस्ट रिसोर्स का बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो होता है, जब हमने बताया था गुड्स का, वो मैक्सिमम आउटवर्ड नहीं होगा, हम बिलो द कर्व काम कर रहे होंगे अगर सब्सिडी दी जा रही है तो, ठीक है। तो सब्सिडीज जो है डिस्टॉर्ट करती है मार्केट के डिसिप्लिन को और एफिशिएंसी को। तो सब्सिडीज आर नॉट गुड, लाइक टैक्सेस वर नॉट गुड, दे वर क्रिएटिंग डेड वेट लॉस, सिमिलरली सब्सिडीज क्रिएट डेड वेट लॉस, ठीक है। तो मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं होता, मैक्सिमम वेलफेयर नहीं होता, मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए सो व्हाट दे हैव सजेस्टेड JPAL लैब, they have suggested that rather than giving power subsidies based on the units of power they have consumed, you should give direct benefit in rupees, in monetary terms, and let them pay the prices they are being charged for the electricity. तो उससे क्या होगा, क्योंकि अब जब फ्री में बिजली मिल रही है तो भाई कोई इंसेंटिव ही नहीं है बिजली कम यूज करने का, धड़ाधड़ बिजली यूज करेंगे और मैक्सिमम वाटर टेबल का वाटर निकालेंगे वो। लेकिन जैसे ही मुझे बिल का पैसा देना पड़ेगा, और मेरे अकाउंट में उन्होंने कहा कि हम आपको 2000 रुपए दे देते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी बिजली की कंजम्पशन को रिड्यूस करना शुरू करूंगा, क्योंकि उससे मुझे प्रॉफिट होगा। पहले मैं क्या कर रहा था, क्योंकि पावर फ्री थी तो मैक्सिमम वेस्ट कर रहा था उसे, ठीक है। समझ में आया आपको कंसेप्ट? हेलो 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 एवरीवन। थोड़ा सा फिर से बता दो, 2000 वाला क्या बोला आपने? देखो, अगर उसको डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया जाए पैसा, वो कह रहे हैं, सरकार को कहते हैं कि चलो आपको ना अगर किसान की मदद ही करनी है, आपको उनकी इनपुट की कॉस्ट रिड्यूस करनी है, और आपको क्या है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान है, इसलिए आप पैसा चार्ज नहीं करना चाहते उनसे पावर के लिए, तो ऐसा करो ना कि आप उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे दो, 2000 रुपए दे दो, और उनको बोलो लेकिन बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इससे क्या होगा कि एक बंदा, क्योंकि बिजली का बिल देना ही नहीं पड़ रहा, तो ट्यूबवेल को चला के घर चला गया है, सो गया है 4 घंटे, वो फिर उठ के आ रहा है, और जबकि 2 घंटे के लिए इरिगेशन के लिए उसको ट्यूबवेल चलाना था। अब अगर उसको पैसा देना पड़ेगा बिल का, तो वो 2 घंटे का ध्यान रखेगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि अब वो जो 2000 रुपए तेरे अकाउंट में आए हैं ना, वो तू तभी बचा सकता है जब तू कम बिजली यूज करे, वरना वो 2000 रुपए बिजली का बिल देने में चले जाएंगे। समझ में आया? आ गया ना? तो ये JPAL लैब का सजेशन है, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि कैसे ये जो इंसेंटिव्स चेंज करे जा सकते हैं इंडिविजुअल फार्मर्स के, सो दैट जो सब्सिडीज का जो डिस्टोर्शन हो रही है उसको करेक्ट करा जा सके, ठीक है। तो भैया ये सब्सिडीज को ध्यान रखना है कि इनपुट सब्सिडीज को ग्रो करा गया, ठीक है। हेलो, इनपुट सब्सिडीज को ग्रो करा गया ताकि कंपनसेट कर सकें किसको,
यील्ड के डिक्लाइन को, यील्ड का डिक्लाइन हो रहा था, रादर देन हमें क्या करना चाहिए था, यील्ड को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते, स्प्रिंकलर लगा देते हम फार्म के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसके लिए जो है सब्सिडी, बजाय बिजली के देने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए थी स्प्रिंकलर्स को लगाने के लिए। तो उससे तो क्या होता, वाटर भी कम यूज होता, इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज होती, प्लस हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स, हाइब्रिड सीड्स को प्रोडक्शन कराने के लिए पैसे लगाने चाहिए थे, ठीक है। या फिर हमें जीएम क्रॉप्स को डेवलप करने में सब्सिडी जो है स्पेंडिंग करनी चाहिए थी, जैसे इजराइल करता है। इजराइल बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अराउंड 5% ऑफ देयर जीडीपी इजराइल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यूज करता है, और सिमिलर जो उसका डेटा है एग्रीकल्चर में भी। तो वो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वगैरह डेवलप करते हैं अपने रिसर्च से। तो हमने ये तो किया नहीं, हमने यील्ड पे तो ध्यान दिया नहीं, हमने क्या करा, दूसरों का HYV ले लिया, और जब तक उसने यील्ड बढ़ाई तब तक काम कर लिया। हमने ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में इस यील्ड को कैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक ये और ट्रेंड होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट यहाँ पे आता है अभिमन्यु। टर्म्स ऑफ ट्रेड का ये कंसेप्ट ये है कि इंडिया की इकोनॉमी में ये इस तरीके से अप्लाई हुआ कि जब आप जो है इंडस्ट्री को आपने रेगुलेट कर रखा था, तो उसकी वजह से प्राइसेस हायर इंडस्ट्रियल गुड्स के प्राइसेस थे, और इसकी Yes. वजह से एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड था फॉर एग्रीकल्चर। तो Yes. टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है, अगर आप लोग नहीं समझते हो तो मतलब जैसे कि 1 kg राइस में मुझे कितने फ्रिज मिलेंगे, ये मान लीजिए, ठीक है। या फिर ये मान लीजिए 1 kg राइस में मुझे कितने अंकल चिप्स के पैकेट मिलेंगे, ठीक है। बट वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उसका एग्जांपल से बेटर रहेगा कि कुछ और मैन्युफैक्चर्ड गुड हो, कुछ मशीनरी हो, कुछ टायर हो, कुछ कपड़े हो, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स हो, ठीक है। तो कितने कपड़े मिलेंगे मुझे, तो अगर मुझे 1 kg में ज्यादा कपड़े मिलेंगे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड मेरा एग्रीकल्चर का बेटर है, और अगर कम कपड़े मिलेंगे तो कम है। तो इसका मतलब जो फार्मर्स हैं वो कब अमीर होंगे, जब उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर होगा। और टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर कब होएगा, जब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का प्राइस कम हो और एग्रीकल्चर प्राइस ज्यादा हो। और ऐसा कब होगा, जब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देश के अंदर उसकी सप्लाई भरी पड़ी हो। सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस अपने आप में कम होगा, लेकिन अगर सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है तो, और ऐसा ही था बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स, जब तक के लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, हम लोग ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बाहर की कंपनीज इंडिया में एफडीआई नहीं ला सकती थी, प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी। तो ये सब 1980s तक नहीं था। तो उस टाइम पर क्या था कि इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जैसे कार बहुत महंगी होती थी, बहुत कम लोगों के पास एक एम्बेसडर के अलावा और कोई कार नहीं दिखाई देती थी, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे इनका प्राइस बहुत हाई था, तो आप एग्रीकल्चर का गुड प्रोड्यूस कर 1 kg में बहुत कम मैन्युफैक्चर्ड गुड ले पाते थे। बट 90s में जब ऐसा चेंज हुआ तो एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो गया, दूसरा एफडीआई आने लगी, दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने लगा, वो जो है मर्जर एंड एक्विजिशन करने लगे, इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगे, तो प्रोडक्शन बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो इसकी वजह से उनकी सप्लाई बढ़ गई, और जब उनकी सप्लाई बढ़ी तो मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो गया, और जब मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ तो किसान का प्रॉफिट इंक्रीज होने लगा, वो अमीर बनने लगा, और जब वो अमीर बनने लगा तो और लोग किसानी में आने लगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, ठीक है। ऐसे ही एक्सटर्नल सेक्टर को भी रेगुलेट कर रखा था हमने, ठीक है। कैपिटल अकाउंट तो आज भी कन्वर्टेबल नहीं है, हम बात करेंगे क्या होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल। बेसिकली ये होता है कि जितने भी शेयर मार्केट में मैंने डॉलर लेके आया और वो लगा दिए, और अगले ही दिन मैं चाहता हूं अपने 1 करोड़ के जो मैंने शेयर खरीद रखे हैं उसको डॉलर में कन्वर्ट करके वापस इंडिया से ले जाऊं। ऐसा नहीं है इंडिया, ऐसी कैपिटल फ्लाइट नहीं है, एकदम इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होता है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, करंट अकाउंट है। अगर गुड्स का जो है व्यापार हो रहा है, गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे तो कन्वर्टेबल है कि आपने खरीद रहे हो, हम लोग इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी कार परचेज कर रहे हैं, गुड परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे डॉलर मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे
शेयर को बेचकर मैं बाहर अपनी मर्जी से भाग जाऊं बिना किसी लॉक इन पीरियड के या बिना किसी लिमिट के, ऐसा फुल्ली कन्वर्टेबल कैपिटल अकाउंट नहीं है, पार्शियल कन्वर्टेबल है। कुछ परसेंट आपको अपने शेयर कन्वर्ट डॉलर में कन्वर्ट करके आप नहीं जा पाओगे, और ये इंडिया की करेंसी को डेप्रिशिएट होने से रोकने के लिए ऐसा। तो देखो, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ गया कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। जब इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे तब समझ आ जाएगा। तो जब तक रेगुलेटेड था ना एक्सटर्नल सेक्टर, ओवर वैल्यूड थी करेंसी। क्यों? क्योंकि हमें डिमांड ही नहीं थी डॉलर्स की। डिमांड तो जब होगी ना जब आप मुझे व्यापार करने दोगे, तो जब मेरे को डिमांड होएगी डॉलर की तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा और उसके कंपैरेटिवली इंडिया की करेंसी की प्राइस घटेगी। तो जब वो एप्रिशिएट होते हैं हमारी डेप्रिशिएट होती है, तो हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड थी, ठीक है। और ओवर वैल्यूड करेंसी में क्या होता है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते आप। ये वाला कंसेप्ट देखो, जो नए बच्चे हैं नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, ये आप क्रूगमैन के चैप्टर 7 में जब मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। बाकी लोग समझ गए होंगे कि एंटी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, यानी जब आप की करेंसी जो है ओवर वैल्यूड है, महंगी है, बाहर के लोग आपके, मान लीजिए $1 में, इसका मतलब ये है पहले $1 में 50 रुपए मिल रहे हैं, अगर मिलने चाहिए 100, तो ओवर वैल्यूड है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. तो अगर ओवर वैल्यूड होगी तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे एग्रीकल्चर गुड्स को, ठीक है। तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो प्राइस कैसे बेटर मिलेगा हमें? हमें क्या पता बाहर के लोगों को ज्यादा डिमांड हो और प्राइस अच्छा मिले। तो इसीलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब था, दो चीजों की वजह से। एक तो एक्सटर्नल सेक्टर रेगुलेटेड था, इंडस्ट्रियल सेक्टर रेगुलेटेड था, दोनों के दोनों टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिक्लाइन करते थे। तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद प्रॉफिटेबिलिटी में राइज हुआ ना, हेलो 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 हेलो, तो प्रॉफिटेबिलिटी में जो 90s के रिफॉर्म्स के अंदर के बाद जो राइज हुआ वो टर्म्स ऑफ ट्रेड की वजह से था। तो इस प्रॉफिट का फायदा पता है ज्यादातर कौन लोग उठा पाए? क्योंकि जैसे ही ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का इंक्रीज होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज। 50% का जो शेयर था पब्लिक एक्सपेंडिचर का, 20 रुपए में से 100 रुपए की एग्री जीडीपी में से वो केवल 20% पे आ जाएगा, और 80% इन्वेस्टमेंट 20 रुपए में से 16 रुपए प्राइवेट होगी, केवल 4 रुपए होगी पब्लिक। और इसका रीजन ये था कि आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड तो बेशक आपको बेटर मिला एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है, जब फ्री हुआ ट्रेड और इंडस्ट्रियल गुड्स की जो है प्राइस कम हुई, लेकिन आपके ऊपर फिस्कल डेफिसिट की ऑब्लिगेशन भी लगाई आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने। जब हमने उन लोगों से लोन लिया था तो भैया पूरा का पूरा मार्केट को फ्री करना पड़ा हमें। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्मॉल फार्मर्स थे ना, जो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करते थे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो गई और उनका बेचारों का डेट का स्ट्रेस और सुसाइड शुरू हो गया। लेकिन इस टर्म्स ऑफ ट्रेड का बेनिफिट लार्ज फार्मर उठाते रहे, क्योंकि उनके पास तो क्या था, पैसा था, तो वो अपने ट्रैक्टर वगैरह खरीदने शुरू हो गए। तो वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो प्राइवेट फार्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो प्राइवेट फार्म में इन्वेस्टमेंट करके वो यील्ड भी राइज कर सकते थे। लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती थी, जो पब्लिक गुड होता था, एक रोड, एक कैनाल इरिगेशन, भैया आप कैनाल इरिगेशन में अगर फैसिलिटी लगाएंगे ना, तो देखो ये छोटा फार्मर है, ये बड़ा फार्मर है, एग्जाम्पल से बता रहा हूं, यहाँ पे रिवर जा रही है, मैंने यहाँ से कैनाल निकाल दी, ठीक है, गवर्नमेंट ने खर्चा करा, अब इसको भी बराबर पानी मिल रहा है, इसको भी बराबर, गवर्नमेंट ने ये सब कर दिया बंद, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये सब कर दिया बंद। अब ये बेचारा, इसको पानी मिल नहीं रहा, ये डिपेंडेंट है मॉनसून पे, और ये इसने लगा लिया ट्यूबवेल, वो ये पानी यहाँ से निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, और ये कभी कभार इससे पानी मांगता है, ये कभी पीट भी देता है इसे, जब मर्जी पीट देता है, और इसको एक्सप्लॉइट भी करता रहता है। पानी एक दिन दे दिया और पता है दूसरे दिन भी चाहिए वरना फसल खराब हो जाएगी, इससे मन मर्जी कुछ भी काम करा लेगा। ये एक्चुअली में होता है रूरल एरिया में। तो देखो ये जो लार्ज फार्मर होते हैं, डोमिनेंट कास्ट के लोग होते हैं, ऐसी छोटी कास्ट और छोटे फार्मर्स को परेशान करते हैं। ये रूरल एरियाज की रियल
एक्सपीरियंस है, रियल स्टोरी है, ये ऐसे चलते हैं सिचुएशन है। तो यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो, वो सबके लिए एक्सेसिबल होती है ना, नॉन राइवल एंड नॉन, क्या क्या है डेफिनेशन, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक। प्राइवेट क्या होती है, एक्सक्लूडेबल है, वो अपने जो उसने खुद का पंप लगाया उसमें तो हटा ही सकता है। अच्छा, लेकिन रीजन ये है कि पहले ऐसा ये जो रेगुलेट कर रखा था, क्यों कर रखा था, तो रेगुलेट करने का भी ये रैशनल है, स्टार्टिंग में इसलिए रेगुलेट करा था कि भाई एक तो सस्ता, कंज्यूमर को खाना सस्ता मिले, क्योंकि अगर मेरे को एक्सपोर्ट करने से जापान वाले ज्यादा महंगा मेरा गेहूं चावल खरीद रहे हैं तो मैं इंडिया में क्यों सेल करूं भाई, तो यानी इंडिया में भी प्राइस राइज हो सकता था, और कंज्यूमर इंडिया में बहुत ज्यादा गरीब थे, तो स्टार्टिंग में हमने इसलिए उसको कंट्रोल करा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि फिर प्राइस बहुत जल्दी कभी एक सीजन में घट गया अगले में बढ़ गया, तो वो प्राइस की फ्लक्चुएशन आएगी, और मेरे फार्मर बड़े फार्मर तो है नहीं कि जिनके अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, चलो इस सीजन में कम पैसा आ गया अगले में ज्यादा कमा लेंगे जब प्राइस ऊपर जाएगा, तो उस फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए भी हमने रेगुलेट कर रखा था, ठीक है। तो अभी जो तीनों फार्म लॉज आए ना, उसमें एक ECA एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, इसको अमेंड करने की कोशिश करी गई है। इसमें बताया गया है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक लिमिटेड कुछ क्लॉज हैं, लिमिटेड कंडीशंस में, वॉर होगा या बहुत ज्यादा मॉनसून खराब हो गया या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होगी, उसमें आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, उस पर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन एवरेज सर्कमस्टांसिस में आप एक्सपोर्ट कर सकते होगे, और आप स्टॉकिंग भी कर सकते होगे, ठीक है। होर्डिंग, स्टॉकिंग, पहले ये स्टॉकिंग और होर्डिंग अलाउड नहीं थी भैया, आप स्टॉकिंग होर्डिंग अगर अलाउड नहीं होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर क्यों गोदाम बनाएगा, गोदाम बना के वो फ्रिज रखेगा और अच्छे से स्टॉकिंग करेगा और फिर वेट करेगा जब बढ़िया सीजन आएगा, बढ़िया प्राइस चल रहा होगा तब मैं बेचूंगा। तो ये एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट को इसलिए अमेंड करा गया था, ठीक है, ताकि इंटरमीडियरीज आ सके, ठीक है, और वो स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह दे सके। तो ये सारी चीजें ना आपको ये एक बड़ी पिक्चर दिखाई देगी धीरे धीरे, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर को कवर करते जाएंगे। अभी बीच बीच में लगता होगा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन सब कनेक्टेड है, सब लॉजिक है। आप देख पाओगे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की क्या रैशनल थी और वो क्या करना चाह रहे थे, ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन, ठीक है। यस सर। कितना टाइम हो गया अभी, डेट तो नहीं है, 8:85 तो कर लोगे ना, अभी कर लूँ आधा घंटा, कर ये लीजिए। तो पूरा करना ही पड़ेगा हमें, यस उसमें क्या फायदा। इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ, ठीक है, और आप लोग क्या करना कि फिर डाउट पूछ लेना किसी को, तो ठीक है। तो दो मेजर वेज में एग्रीकल्चर को अफेक्ट करा था रिफॉर्म पीरियड ने। अब वो जो दो मेजर फैक्टर है उसको देखना आपको, क्या क्या फर्क पड़ा उसमें, ठीक है। तो देखो जीडीपी की ग्रोथ तो इंक्रीज हुई थी 90s के रिफॉर्म्स के बाद, ठीक है। तो जब जीडीपी की ग्रोथ इंक्रीज होती है और एक देश में जिसमें लगभग 50 से 50 to 60% पब्लिक जो है आपकी पुअर है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटीन डाइट पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी प्रोटीन डाइट पर जाने लगे हम, और प्रोडक्शन हम किस चीज की ज्यादा कर रहे थे, व्हीट एंड राइस, सीरियल्स। तो ये देखो इंडिया की ना कंजम्पशन डाइटरी हैबिट में चेंज आने लगा जैसे ही ग्रोथ होने लगी। तो आपको ये एग्जांपल ध्यान रखना होगा कि इंफीरियर गुड से सुपीरियर गुड पे शिफ्ट होते हैं एक इंसान की जैसे ही इनकम राइज होती है। और क्योंकि हम लोग बहुत बिलो पॉवर्टी लेवल पे थे, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो वो लोग तो सबसे पहले बेचारा खाने पे स्पेंडिंग करेंगे, बाद में कुछ मोटरसाइकिल कार वगैरह जब खरीदेंगे। तो यानी सबसे पहले क्या करा, प्रोटीन डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये जो लग्जरी गुड होते हैं गरीबों के लिए, फिश, एग, इसकी कंजम्पशन इंक्रीज हुई। और टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये डेटा याद रखना है, ये भी इंप्रूव हुआ। ये तो रिफॉर्म का रिजल्ट था ही। तो दो मेजर रिजल्ट थे रिफॉर्म के, ये तो हमने ऊपर देखा टर्म्स ऑफ ट्रेड का। दूसरा ये था कि अब बैलेंस शीट जो थी ना इंडिया के फार्म की, वो चेंज होने वाली थी। आप बना कुछ और रहे हो,
लोग डिमांड कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, ये मिसमैच शुरू होएगा इंडिया में और इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन शुरू होगी। तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना शुरू हुई, तो इसको तो मेजरली लार्ज फार्मर्स ही ज्यादा बेनिफिट कर सकते थे, क्योंकि इन्वेस्ट वही कर सकते थे टर्म्स ऑफ ट्रेड जब इंप्रूव हुआ तो उन लोगों ने, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो गई थी, तो उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, पोल्ट्री, फिश, मिल्क, हॉर्टिकल्चर, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी, अब की बार जब पहले तो हो गई टर्म्स ऑफ ट्रेड की वजह से, ठीक है, और उसके बाद ये ग्रोथ हो रही है हाई वैल्यू क्रॉप्स में इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो 80s में 3.52% थी और इस पीरियड में 3.66% की जो इंक्रीज हुई एग्रीकल्चर की ग्रोथ, उसका रीजन बेसिकली क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होना। ठीक है, साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। कैश क्रॉप्स, एक तरीके से इन्हें कैश क्रॉप बोलते हैं, एक तरीके से इन्हें कैश टाइप का एग्रीकल्चर बोलते हैं, क्योंकि जल्दी पैसा आता है इसमें, फिश में, मिल्क में, हॉर्टिकल्चर में। लेकिन इसमें ना एक इशू भी है, इसमें ना वेस्टेज बहुत है, पेरिशेबल गुड्स हैं ये, तो इसमें आपको स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए। तो स्मॉल फार्मर्स तो इसे कर नहीं पाएंगे, लार्ज फार्मर कर पाएंगे या कोऑपरेटिव्स कर पाएंगे। अब मिल्क का तो कामयाब हो गया अमूल, फिश, पोल्ट्री भी उसी से मीडियम और लार्ज फार्मर्स की हेल्प से चल गया। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में प्रॉब्लम रही और फिश के सेक्टर में। हाँ, लेकिन देखो यही पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि पॉवर्टी नहीं डिक्लाइन हुई इस टाइम पे, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट रैपिडली डिक्रीज हो रही थी। इनफैक्ट हम जब इनइक्वालिटी का महेंद्र देव का आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस पीरियड के अंदर इनइक्वालिटी राइज हुई थी 1996 टू 2000। तो एक और तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है, तो प्राइमा फेसी एट फर्स्ट इट अपीयर्स दैट एग्रीकल्चर वुड बी गेटिंग रिचर, बट दैट वाज नॉट द केस। And why that was not the case? Because terms of trade was, the fruits of terms of trade was being reaped by very few selected people, and who were those? Large farmers. Small farmers के हिस्से में बेचारे में कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देखो ग्रोथ में डिक्लाइन आना शुरू होएगा इस पीरियड में। ये इनिशियल जंप तो आया एग्रीकल्चर की ग्रोथ में, उसके बाद ये डिक्रीज होएगा इस पीरियड के अंदर, और सारे सेक्टर्स और अक्रॉस द स्टेट्स होएगा ये। फिर 2045 में 2 साल तक +4% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रहेगी। और एक ना ऐसे पे भी क्वेश्चन आ जाता है इस चीज पर भी कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर की वेरिएबिलिटी है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक तरीके से बोल लीजिए इसे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यील्ड की और प्रोडक्ट की और ग्रोथ की, बेसिकली वो जो है ना अब कम हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो गया इंडिया का, यानी वेरिएबिलिटी कम हो गई। और वो क्यों हुआ है, उसका जो है प्रूफ क्या है कि 2009-10 में वर्स्ट ड्रॉट था लास्ट 40 इयर्स में, उसके बावजूद जो है पॉजिटिव थी एग्रीकल्चर की ग्रोथ। तो ये एक अच्छी चीज हुई है, और इसके वेरियस रीजंस है। एक तो भाई वेदर को जल्दी प्रिडिक्ट कर पाते हैं, अच्छा प्रिडिक्ट कर पाते हैं, अब डायनामिक मॉडलिंग आ गई है ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में अगर कहा जाए तो, क्लाइमेट की डायनामिक मॉडलिंग आ गई है, कंप्यूटर्स के बहुत सारे लॉगरिदम्स और सॉफ्टवेयर्स काम करके बढ़िया रिस्क को जज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारा 40% प्लस इरिगेशन फैसिलिटी आ गई थी, तो वैसे भी मानसून पे कम डिपेंडेंट था, और क्रॉप्स भी डाइवर्सिफाई हो गई थी 90s के बाद। आपने देखा जब कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ सीरियल से
फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे आया, प्रोटीन डाइट पे आया, तो उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होने लगी। तो फिर अब एग्रीकल्चर सिर्फ व्हीट और राइस पर नहीं फोकस था, वो डाइवर्सिफाई होने लगा था। तो जब वो डाइवर्सिफाई हो रहा था, तो यानी ग्रोथ जब मॉनसून नहीं हो रहा था, क्योंकि तो डिमांड भी कम रह गई है अब पहले से, लोग कुछ और कंज्यूम करते हैं, एग कंज्यूम करते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं, जिसकी की जो सप्लाई है कम डिपेंडेंट है। हाउएवर डिपेंडेंट तो है, क्योंकि उन्हें भी फसल ही खानी होती है जानवरों को, लेकिन कम डिपेंडेंसी है मॉनसून पर। तो जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी वो ज़्यादा हैम्पर नहीं हो रही थी। ठीक है, ये एक टेबल है, इसको ध्यान में देखना है। ठीक है, और ये थोड़ी सी आपको ना अटपटा सा लगेगा ये, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ। देखो, प्री ग्रीन रेवोल्यूशन में 2.5% ग्रोथ, टोटल इकोनॉमी की 3.69%। ग्रीन रेवोल्यूशन में 2.4% फर्स्ट फेज में। ठीक है, फर्स्ट फेज में। और टोटल इकोनॉमी की 3.52%। तो टोटल इकोनॉमी की ना हमेशा फिर ये देखोगे आप 1980 टू 90 का पीरियड ज्यादा ही रहेगी, यानी एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है ना ओवरऑल इकोनॉमी के कभी भी बराबर नहीं रही। हाँ, दूसरा यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेंड है, 2.5 से आपकी अल्टीमेटली इंक्रीज होती जा रही है ग्रोथ रेट। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ, इसलिए ये ग्रोथ इंक्रीज हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ डिक्लाइन होती है। इनिशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का तो बेनिफिट आपको मिल गया, लेकिन बाद में ये ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है। इसके वेरियस एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया कम हो चुकी थी। तो वो जो टर्म ऑफ ट्रेड का जो इनिशियल बर्स्ट था, इनिशियल जंप था ग्रोथ का, वो तो मिला। उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो यील्ड इंक्रीज नहीं कर सकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग नहीं हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसने अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, वाइडर टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन हुआ, ईस्ट की तरफ बढ़े, बंगाल, बिहार में, तो ये ग्रोथ का जंप उसकी वजह से आया। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का इनिशियल फेज था। अब आप बोलोगे सर ये तो इससे उल्टा कम दिखाई दे रहा है। तो देखो, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ। एक तो ये ना यील्ड के वजह से नहीं था, एक्सटेंशन की वजह से था, नए लैंड को कल्टीवेट कर रहे थे, तो इसलिए भी ये जंप था। दूसरा, ऑलरेडी लो था हमारा बेस। ठीक है, अगर 1 का इंक्रीज हुआ 1 पर, तो 100% हो गया ये तो। ठीक है, 1+1, तो चेंज अगर 1 का हो और बेस 1 पे हो तो 100% इम्प्रूवमेंट। लेकिन 2 पे हो 1 तो 50%। तो ये बेस इफेक्ट है। इनिशियली इतना कम था हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कि कम प्रोडक्शन में भी हमारा जो है ग्रोथ रेट 2.5% दिखाई दे रही है। लेकिन बाद तक हमारा बेस काफी ठीक ठाक हो चुका था नए लैंड की कल्टीवेशन एक्सटेंशन की वजह से, और इसलिए हमारा जो है ग्रोथ रेट जो है थोड़ी कम दिखाई दे रही है। बट यील्ड यील्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है इससे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? यस सर। तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट वगैरह महेंद्र देव और फैन एंड गुलाटी, फैन एक एग्री इकोनॉमिस्ट है, गुलाटी और महेंद्र देव, ये इनकी स्टडी का आर्टिकल देखेंगे हम, तब आपको और थोड़ा डिटेल में पता चलेगा। तो देखो, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखे तो आज के ये आज के डेटा तो मुझे पता नहीं, अभी अमृतांशु ने बताया, तो ये सब आप अपडेट कर लेना। लेकिन 2013 में 2011-12 में 259 मिलियन टन था। ठीक है,
और अच्छी बात इसमें एक ये थी कि इंडिया ने 5 टाइम बढ़ा लिया था। 1950 में केवल हमारा 50 टन था, ठीक है। और कौन सी फर्स्ट डिकेड 2000, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 2000 डबलिंग ऑफ प्रोडक्शन लेवल ऑफ कॉटन। एक तो कॉटन का डबल हुआ था लेवल, क्यों? जीएम कॉटन यूज करना शुरू करा था। कॉर्न, पूसा बासमती, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये प्रीलिम में क्वेश्चन भी आया था एक बार। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में और फॉरेन एक्सचेंज में भी काफ़ी हेल्प मिली हमें, क्योंकि अब हम नेट एक्सपोर्टर हैं। हम एग्रीकल्चर के अंदर नेट एक्सपोर्टर है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है जब हम नेट इंपोर्टर थे। जैसे कि 22 मिलियन टन का जो है अराउंड हमने एक्सपोर्ट करा सीरियल, एज पर गुलाटी 2014 में, ठीक है, अशोक गुलाटी। और 74 मिलियन टन 2013 में हमारे स्टॉक्स थे, बफर स्टॉक। और जो एग्री इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि हमारी पोटेंशियल 4% की ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर में, जो कि हमेशा बिलो पोटेंशियल ही रही है 1997 2014 तक, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि देखो, एक तो एग्रीकल्चर की ना कोई खास ढंग की पॉलिसी नहीं रही, नेशनल पॉलिसी नहीं रही, ठीक है, जो कि अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, ठीक है। जैसे डबलिंग फार्मर इनकम, कुछ ऐसे टाइप की नेशनल पॉलिसी नहीं थी। क्या पॉलिसी थी? प्रोक्योरमेंट की, प्रोक्योर करेंगे, लेकिन प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे, ऐसा कोई विजन नहीं था। एक्सपोर्ट के ऊपर हमने कभी फोकस ही नहीं करा है। एक मे बी ये रीजन हो सकता है, हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि भैया पहले अपना सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि भाई कंट्रोल करा बहुत लंबे टाइम तक, तो एग्रीकल्चर का टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल नहीं रहा बहुत लंबे टाइम तक। तो कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि स्टार्टिंग से ऐसा रहता तो शायद हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर आज डिफरेंट होता, वो कमर्शियली बेनिफिशियल होता, और लार्ज फार्मर्स और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की होती, और हम भी एक तरीके के न्यूजीलैंड जैसी इकोनॉमी बन सकते थे, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जिसमें जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर का ज्यादा है। हम भी ऐसे वर्ल्ड लीडर बन सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग से हमने क्या करा, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के कंपैरिजन में खराब रखा, तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई बड़े लोगों की एग्रीकल्चर में, ठीक है। कोई बड़ा टाइकून नहीं ग्रो हो सका, इंडस्ट्रियल टाइकून ग्रो नहीं हो सका एग्रीकल्चर के अंदर। तो एक्सपोर्ट की तो कोई खास थी नहीं स्ट्रेटेजी, वो अभी भी शायद ऐसी हैं, अभी भी कोई इतनी खास नहीं है। इसके कंटेक्स्ट में अशोक गुलाटी का जो है एक वो इंडियन एक्सप्रेस में सर्च करना, कमोडिटी डेरिवेटिव से रिलेटेड आर्टिकल हुआ, कमोडिटीज। तो जैसे ना गुड्स, ये राइस, वीट, इनके भी डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब फ्यूचर प्राइस, स्पॉट प्राइस, ये फिक्स हो जाते हैं ताकि इनके प्राइसेस को हेज कर सकें। तो इंडिया की गवर्नमेंट ना उस पर बैन लगा रखा है, डेरिवेटिव में आप ना इन्वॉल्व नहीं हो सकते कमोडिटी, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में अलाउड है। तो अशोक गुलाटी ने एक्सप्लेन करा है कि जो कमोडिटी डेरिवेटिव है उसको अगर फ्री करें तो ज़्यादा स्टॉकिंग वगैरह होगी और प्राइवेट इन्वेस्टर उसके अंदर ज़्यादा आएंगे, तो एग्रीकल्चर को उससे बेनिफिट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हाथ खड़े कर रखे हैं, वो तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती नहीं है। आज प्रॉब्लम ये है कि देखो, सीरियल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाएं, हाई वैल्यू क्रॉप्स, टोमेटो, ये लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट। लेकिन इनकी दिक्कत क्या है, ये पेरिशेबल है। अब ये पेरिशेबल है तो बेचारा किसान अपने खेत में इसे डाल के रख नहीं सकता, या तो जानवर आ जाएंगे, या तो मौसम का खराबी की वजह से खराब हो जाएगा, तो उसे मजबूरी में डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं इसे वर्ड, डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, क्योंकि ये नया नया मौसम है, इसी मौसम की सब्जी है। अब इसी मौसम की सब्जी को मैं दूसरे टाइम तक तो स्टोर कर नहीं सकता, तो सभी ने उगा रखी है ये, और इस वक्त इसका एकदम खराब प्राइस चल रहा है, सस्ते में बिक रहे हैं ये। और जब इसका खराब प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल कैरेट का विंटर्स के अंदर
और स्टोर में इसे करता नहीं, वो 2 हफ्ते में खराब हो जाएगी, तो मुझे इसको बेचना पड़ेगा और प्राइस खराब चल रहा है तो मुझे नुकसान हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो स्टोरेज हो, तो कोल्ड स्टोरेज, तो मैं इसको यहाँ स्टोर कर दूं और फिर अपने हिसाब से इसको सेल करूं। अब ये कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाए। हिमांशु एक इकोनॉमिस्ट हैं जेएनयू के, तो जेएनयू स्कूल ऑफ थॉट हमेशा ये कहते हैं कि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे कई फार्म बने हुए हैं, फार्म, यहाँ पर गवर्नमेंट को ये सुविधा देनी चाहिए, जैसे गांव में चौपाल वगैरह होती हैं, वैसे ही इन सब के लिए एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए जिसको कि गवर्नमेंट मेंटेन करे। ठीक है, तो ये पुअर फार्मर है, खुद तो बना नहीं सकते, तो इनकी आय दुगनी अपने आप ही हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये गवर्नमेंट ना करे, कि प्राइवेट सेक्टर करे, कि गवर्नमेंट कह रही है मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास बहुत खर्चे हैं, तो मैं अब इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ये इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए ही जो 3 फार्म लॉज थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग Right. और कौन सा था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अब इसमें क्या है, ये स्टोर कर सकते हैं, ये लोग चाहें, जो बीच के बनिया लोग हैं वो चाहें तो इसको ले लें सारा सामान और यहाँ पे खरीद, यहाँ पे स्टोर कर लें अपनी मर्जी से। स्टॉकिंग की लिमिट हटा रहे हैं इसमें से, तभी तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, ये थोड़ी ना पागल बैठे हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ईसीए, एपीएमसी भी हटनी चाहिए, फिर वरना ये लॉ आ जाएगा एपीएमसी में ही आपको सेल करनी है ये चीजें, ठीक है, तो वो भी हटनी चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट नहीं दे सकती, कि गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्रीकल्चर की इन्वेस्टमेंट में से केवल 20% इन्वेस्टमेंट कर रही है, बाकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रही है। और क्यों कर रही है? मजबूरी है। मजबूरी क्या? सब्सिडीज। सारा पैसा तो बेचारी का, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट पैसा नहीं खर्च रही एग्रीकल्चर पे, लेकिन सारा पैसा तो सब्सिडीज पे चला जा रहा है। अब सब्सिडीज पे ऐसा चला जा रहा है क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर अब सब्सिडीज तो आप छीन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सब्सिडीज तब छीन सकते हो जब इनपुट की कॉस्ट हाई रहने दो, लेकिन ईल्ड बढ़ा दो। अब ईल्ड शॉर्ट रन में तो इंप्रूव नहीं होनी, इसके लिए आपने पहले से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना था और ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब ये ईल्ड बढ़ेगी तब आप इसको हटा पाओगे, वरना ये बीच में शॉर्ट रन में, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, कीनीजन वाला काम हो जाएगा, ये बेचारे वैसे ही मर जाएंगे प्रोटेस्ट करते हुए। ठीक है, तो ये देखो मिसमैच कैसे पॉलिसी डिजाइन में कैसे गड़बड़ हो रखी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर कोई सचिन तेंदुलकर, कोई विराट कोहली और कोई अमिताभ बच्चन कुछ नहीं दे पाएगा इस देश को। तो मेरा ये फर्म बिलीव है कि हमारे देश में अगर जब तक हम रिसर्चर साइंटिस्ट को हीरो नहीं बनाते और ऐसे ही बाकी चीजों पर फोकस करते रहते हैं, तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखो भैया, प्रोडक्टिविटी तो जब तक नहीं बढ़ेगी हम लोग दुनिया के सुपर पावर नहीं बन सकते। और हमारे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.6% ऑफ जीडीपी स्पेंडिंग हो रही है और केवल मात्र 40,000 रुपए पैसे मिलते हैं, 40,000 एक यूजीसी नेट जीआरएफ के बच्चे को। और उसमें भी आपको मैं बताता हूं, देखो ये रियल इश्यूज है हमारे देश में जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। 2-2 साल तक लोगों के यूजीसी नेट जेआरएफ के फेलोशिप नहीं दे रखी है सरकार ने। तो ऐसी सिचुएशन में हम बिना रिसर्च के, बिना डेवलपमेंट के, देख रहे हो आप क्या हाल हो रहे हैं। ऐसे ही फिर राफेल खरीदते घूमेंगे, हर चीज खरीदते घूमेंगे, हम डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम इशू सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये सुपरफिशियल चीजों से हटके हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने की जरूरत है। अब देखो हमारे देश में कितने आईआईटीएंस हैं, है ना, कितने आईआईटीएंस हैं और गॉड मान लेते हैं लोग इन्हें, लेकिन इनमें से कितनों ने नोबेल जीता है फिजिक्स में या किसी कुछ ऐसा इनोवेटिव, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा है? क्योंकि ये बेचारों का दिमाग और एनर्जी बस वहाँ यहीं चली जाती है, रोजी रोटी और मनी में, रिसर्च तो हो ही नहीं रहा है। तो देखो ये आपको ध्यान देना होगा, ये रिसर्च का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ मैं आपको, एग्रीकल्चर से लेके हेल्थ सेक्टर तक, डिफेंस सेक्टर तक, हर जगह
रिसर्च की इम्पोर्टेंस। और आप ये डेटा आपको याद रखना है, इंडिया में 0.6% यानी 1% से भी कम, अराउंड 1% कह लीजिए, अभी रिसेंट डेटा तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन अराउंड 1% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंडिंग होती है। ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर ग्रोथ 3 चीजों पर डिपेंड करती है, रेनफॉल, एल नीनो, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर ये हमारे हाथ में नहीं है तो इसको कैसे करेक्ट करें? स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, जिनको पानी ही कम करना लेना पड़ता हो, ऐसी जीएम क्रॉप। पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप की बजाय हमें ड्रॉट रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप मांगनी चाहिए। किससे? मोन्सेंटो से। ऐसा कौन कहता है? एमएस स्वामीनाथन। वो ये कहता है कि पेस्ट्स ना एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। एक एंटीबायोटिक कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती है, क्योंकि इम्यून हो जाता है बैक्टीरिया का सिस्टम, वायरस का सिस्टम उनके अगेंस्ट, जैसे ऑल आउट भगा नहीं पाती आजकल मच्छर। तो ऐसे ही जो पेस्ट है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, कुछ टाइम में क्या होगा, नया पेस्ट आ जाएगा और आपकी जीएम क्रॉप काम नहीं कर पाएगी। और इसीलिए मोन्सेंटो पेस्ट रेजिस्टेंस पे रिसर्च करता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर एक बार उसने ड्रॉट रेजिस्टेंट बना दिया तो बना दिया, तो अगली बार थोड़ी ना उसके सीड्स बिकेंगे। उसके सीड्स पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने में ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि पेस्ट तो हर 10 साल बाद में आ जाएगा। अभी कॉटन में वो पिंक, क्या बोलते हैं उसे, हेलो हेलो, बोलवॉर्म। हाँ, पिंक बॉलवॉर्म आ गया, ठीक है। लेकिन ड्रॉट में क्या, समझ रहे हो? तो एमएस स्वामीनाथन कहता है जीएम क्रॉप्स की हमें जरूरत है, लेकिन ड्रॉट रेजिस्टेंट में बनाओ ना, है ना। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप बना के स्प्रिंकलर यूज कर और वाटर गजलर वर्ड है, वाटर गजलर। वाटर गजलर क्रॉप्स को एफिशिएंट प्रोडक्शन करके उनकी, जैसे वाटर गजलर राइस है और शुगर केन है। अब शुगर केन और राइस ना, पंजाब में राइस उगाया जा रहा है, शुगर केन महाराष्ट्र में उगाया जा रहा है, दोनों जगह पानी की दिक्कत है भाई। बंगाल और जहां पर गैंजेटिक प्लेन्स है वहां पर दो ना उनको मैक्सिमम सब्सिडी, वहीं पे उगाने दो, है ना। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है एमएसपी का, ये एमएसपी डिस्टॉर्ट करता है इंसेंटिव स्ट्रक्चर को। अब वहां पर भी अशोर्ड प्राइस मिलता है। इनफैक्ट आपको पता है गन्ने का तो लीगल एमएसपी है, शुगर केन का सिर्फ एक शुगर केन है जिसमें लीगल है एमएसपी। पता है आपको ये? हेलो हेलो Yes. हेलो हेलो एवरीवन, Yes. सुनाई दे रहा है? तो बाकी जो और क्रॉप्स है ना उनमें लीगल नहीं है, जो भी लीगल एमएसपी बनाने की डिमांड करे, लेकिन शुगर केन के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, वो एसेंशियल कमोडिटीज में भी आता है, तो उसके लिए तो है। लेकिन उसको पैसा जाता है पहले मिल को, और मिल देती है उसे गवर्नमेंट, मिल को देती है, मिल देती है गन्ना व्यापारियों से लेती है मिल। ठीक है, और ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया? गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि देखो जो शुगर केन होता है उसके अंदर जो शुगर होती है वो जो है क्या होगा, अगर सेंट्रलाइज उसे प्रोक्योर करा जाएगा तो तब तक तो वो गन्ना जो है सूख जाएगा, उसकी शुगर इवेपोरेट हो जाएगी। तो उसके यही बेस्ट तरीका था कि गन्ने मिल जो बनी हुई है वहीं पे, कुछ सरकारी भी होंगी कुछ प्राइवेट भी होंगी। ठीक है, तो हाँ, एल नीनो तो, हाँ, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हम ऊपर देख चुके हैं। अगर ये टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इसके अंदर, क्योंकि रिच बिजनेस बन जाएगा, ये एक रिच एवेन्यू होगा बिजनेस करने का, तो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ होगी फिर। ठीक है, और पब्लिक और प्राइवेट और उसका ट्रेंड, ट्रेंड क्या है? क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फर्टिलाइजर पर हो रही है, सीड्स पर हो रही है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सीड्स को बेटर इंप्रूव करने में, या सीड्स को खरीदने की सब्सिडी दी जा रही है, या सीड्स को इंप्रूव कराने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करा जा रहा है, या स्कूल्स पर पैसा खर्च करा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पर पैसा खर्च करा जा रहा है गांव के अंदर, और रोड्स के ऊपर पैसा खर्च करा जा रहा है। ये चीज डिसाइड करेगा, और फिर उसमें पब्लिक स्पेंडिंग का शेयर कितना है और प्राइवेट का कितना है। ठीक है,
तो ये सब एग्रीकल्चर ग्रोथ को डिटरमिन करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखो, ये डेटा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट 1980s, देखो 1980s में ना प्रो बिजनेस रिफॉर्म बोलते हैं, प्रो मार्केट नहीं, प्रो बिजनेस रिफॉर्म, और 1990s के प्रो मार्केट रिफॉर्म। तो ये भी एक आर्टिकल है अरविंद सुब्रमण्यम का, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा प्रो बिजनेस और मार्केट क्या है। मार्केट का तो जो हम अभी बात कर रहे हैं, फ्री मार्केट होना, कोई रेगुलेशन ना होना, गवर्नमेंट की मोनोपोली चीजों से हटाना। और बिजनेस का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 1980s 1990s में इन्वेस्टमेंट जो थी एग्रीकल्चर की, केवल 8 to 12% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी आ चुकी थी। और इसका शेयर देखो इसमें, सरकार का तो 4 to 2% ऑफ एग्री जीडीपी, यानी इसका 20% ही बन रहा है। ये तो 25 बन रहा है, 12 का 4 30, मतलब ऑन एन एवरेज 20% ही शेयर है गवर्नमेंट का, ठीक है। स्टीप डिक्लाइन, स्टीप डिक्लाइन 6th 5 ईयर प्लान के बाद, जो केवल 10th 5 ईयर प्लान में इंक्रीज हुआ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यहां पर गवर्नमेंट को रियलाइज होना शुरू हुआ था कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। जो आपके ट्रिकल डाउन थ्योरी है 1990s के रिफॉर्म की, कि जो है पॉवर्टी एलिवेशन रैपिडली होएगी, गरीबों तक ग्रोथ पहुंचेगी, वो काम नहीं करती दिखाई दे रही थी। और उनको रियलाइज हुआ कि उनकी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम कर दी उन्होंने एग्रीकल्चर में, वो उसका रीजन है। लेकिन अभी भी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना शुरू होगी ना, तो वो कंजम्पटिव नेचर की होगी। कंजम्पटिव नेचर वही फर्टिलाइजर, पावर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में नहीं होगी। हेलो, हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो ये एक इशू ध्यान रखना है। अब ये डेटा आप देख रहे हो 85% प्राइवेट सेक्टर का है, और मच ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडीज पे रिड्यूस करनी होगी, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर करनी होगी सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम करने होंगे, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल अमेलियोरेशन इंप्रूव करनी होगी, इरिगेशन की फैसिलिटी इंप्रूव करनी होगी। अच्छा, एलाइड सेक्टर क्या होते हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को एक साथ लिखते हैं कई बार, और वो ये होता है कि उसमें ये पोल्ट्री और ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी आते हैं। और खाली एलाइड सेक्टर को हटा दूं तो फिर सिर्फ वो क्रॉप्स कल्टीवेशन रह जाता है, ठीक है। तो ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जीसीएफ, ये अब 21% तक आया है 2012-13 में, जो कि कितना कम हो गया था 2004-5 तक, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिस्ट हमेशा ये भी कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्राउड इन करेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए? देखो, रोड्स पर, मार्केट, स्टोरेज फैसिलिटी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इरिगेशन, इन सब पर, ठीक है। और एक महेंद्र देव का व्यू है कि लैग्ड इफेक्ट था, जो 1980s में पब्लिक इन्वेस्टमेंट गिरनी शुरू हुई, उसका नतीजा हुआ कि 90s के सेकेंड हाफ में हमारी ग्रोथ रेट डिक्लाइन होनी शुरू होती है। ये राव एंड गुलाटी की स्टडी है। चाइना में हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर एग्रीकल्चर में होगी तो एग्रीकल्चर का आउटपुट ग्रो करेगा। और यूएन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने रिकमेंड करा है मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर का। ये कुछ कोट अगर आप याद करोगे तो वो सही रहेगा। तो ICAR एंड स्वामीनाथन ने नोट करा है कि लो यील्ड फिनोमेना इंडिया में अभी भी यील्ड जो है वो कम है, और इसको यील्ड रिजर्वोयर बोला गया है। यानी चाइना और ब्राजील के कंपैरिजन में हमारी यील्ड जो है अभी भी एग्रीकल्चर में कम है। उसका रीजन एक और बताता हूं मैं आपको। देखो,
ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक सीड डेवलप किया और उस सीड को यहाँ पर फील्ड ट्रायल में यूज किया और यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्टिविटी मेजर करी, मान लीजिए 4 आई प्रोडक्टिविटी। अब ये जो सीड है, ये जब नॉर्मल फार्म में रूरल और इलिटरेट पर्सन जब इसे यूज कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी 2 ही आ रही है। तो ये ऐसा मिसमैच इसलिए है क्योंकि एक तो ये बंदे अपनी टीम नहीं भेज रहे वहां पे एजुकेट करने के लिए इलिटरेट बंदे को, और वो जो सुविधाएं उपलब्ध हैं कि फोन पर पूछ सकता है कैसे इसको यूज करना है, वो सब नहीं करता है। तो एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं इसे, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस अगर वीक होती है तो जो पोटेंशियल यील्ड है वो एक्चुअल कन्वर्ट नहीं होती है। तो यानी अगर मान लीजिए हम अभी कोई नए टाइप के सीड ना भी बनाए तो भी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसका भी हम पोटेंशियल मैक्सिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज एंड अवेयरनेस एंड इलिटरेसी अमंग फार्मर्स। ठीक है, हेलो। Yes, sir. अब ये है डाइटरी बैलेंस शीट सिंड्रोम। डाइटरी बैलेंस शीट सिंड्रोम यही है कि भाई एक तरफ तो व्हीट एंड राइस के स्टॉक भरे हुए हैं, दूसरी तरफ हम ऑयल और पल्सिस को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, ये तो हम हमेशा खरीद रहे होते हैं, क्यों, इस पे ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्योंकि इस पे एमएसपी मिलता है। ठीक है, इसको बफर स्टॉक में डाला गया है, क्यों, इस पे क्यों एमएसपी लीगल तो नहीं है लेकिन इस पे मिलने के चांस है, क्यों, क्योंकि पीडीएस के बफर स्टॉक में यही स्टोर होता है। अगर पीडीएस में कल ही हम फूड सिक्योरिटी एक्ट में हम गेहूं चावल तो दे रहे हैं, अगर हम एडिबल ऑयल और दालें भी देने लगे तो पीडीएस में, तो वो भी एक्वायर करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, प्रोडक्शन पैटर्न चेंज होगा, व्हीट और राइस कम प्रोड्यूस करके हम ये प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो एमएसपी को हटाने की जरूरत नहीं है, एमएसपी को एनलार्ज करने की जरूरत है, डिफरेंट गुड्स ऑफ बास्केट्स डालने की जरूरत है। ठीक है, तो कई सॉल्यूशन है एमएसपी में, जब हम कल के लेक्चर में करेंगे तो वो देखेंगे। ठीक है, जो है पैटर्न डिस्टोर्ट हो रखा है, जहां पर एमएसपी की जरूरत नहीं है, जहां पर बफर स्टॉक है वहां पर एमएसपी है, जहां पर इंपोर्ट करना पड़ रहा है वहां पर एमएसपी लागू करना चाहिए। ठीक है, ओके, देखो ये पार्ट नहीं है ना ये इसका, अब ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, एग मीट वेजिटेबल रिक्वायर इंक्रीज फोकस ऑन दिस फ्यूचर एग्रीकल्चर स्टॉक, हाई वैल्यू फूड कमोडिटीज है ये। ठीक है, लेकिन पता है इसकी हायर एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी है, मतलब क्यों, क्योंकि पेरिशेबल है, क्यों, क्योंकि स्टोरेज करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके जो इनपुट्स हैं थोड़े और महंगे आते हैं, तो यहाँ पर ना हायर एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी है। अब इसको कौन करे, या तो सरकार आए मदद करे, सरकार के पास ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सरकार चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉरपोरेट्स हैं, वो आ जाएं और वो ये काम कर दें। ठीक है, और देखो क्या करेंगे, जो हमारा पुअर फार्मर है उसके पास ऑलरेडी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज कराया जा सकता है, और ये वैसे भी खुश नहीं है क्योंकि गरीब है तब भी गरीब रह रही है। तो क्यों ना मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू कर दूं और इसके जैसे 3-4 प्लॉट ये बंदा ले ले, 3-4 फार्म, और ये पूरे इसके अंदर प्रैक्टिस करे। ठीक है, और इन लोगों को क्या करे, इन लोगों को पैसा मिल जाए, लीज पर दे देंगे, और लीज के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन जो हमने डिस्कस करा था, और फिर उसके बाद लैंड लीज मॉडल लैंड लीज एक्ट चाहिए हमें नीति आयोग की। ठीक है, तो यहाँ से हमें नीति आयोग की मॉडल वो लैंड लीज एक्ट का यूज कर लीजिंग पे देंगे। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये बंदा क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा, ये जो है लैंड ले लेगा और यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज भी लगा लेगा, और ये बंदा इन्वेस्ट करेगा, कोल्ड स्टोरेज लगाएगा, प्रोडक्शन करेगा, और अब यहाँ पर
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी लगा लेगा और इन लोगों को जॉब यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो देखो सबके सब खुश। ये प्लान है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहती है कि भैया ओपन कर दिया जाए, लैंड लीज मार्केट फ्री कर दी जाए, अच्छे लॉज बनाए जाएं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू किया जाए, प्राइवेट स्टॉकिंग लागू करी जाए गुड्स की, और उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और पेरिशेबल गुड्स का वेस्टेज भी इंडिया में 15 से 20% जो भी वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं वेस्ट हो जाती है, सड़ जाती हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेज वो लगाएंगे और उस कोल्ड स्टोरेज का यूज फिर फूड प्रोसेसिंग में करेंगे, और फूड प्रोसेसिंग में इनको जॉब भी दे देंगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी हम बेनिफिट उठाएंगे। तो ये कैसा है प्लान? तो प्लान तो बढ़िया है, बस हो नहीं पा रहा है। और कोशिश करी थी ये मोदी जी ने, भरपूर कोशिश करी, लेकिन रोक दिया। तो अगर ये हो जाते तो काफी फायदा तो था ही, ठीक है, लेकिन इसकी फ्लिप साइड भी है। लेकिन आज के टॉपिक में फ्लिप साइड नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हैं। अब एक पिंगाली की स्टडी है। पिंगाली क्या कहता है ना, डाइट का तो वेस्टर्नाइजेशन हो गया भैया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ और साउथ एशियन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री अब अर्बनाइजेशन हो रही है, सेमी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं लोग, पिज्जा वगैरह बर्गर वगैरह चल रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, सेमी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। माइग्रेशन हो रही है, तो स्टूडेंट्स भी बाहर रहते हैं, डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है ये, तो वो है नहीं, ये सेंट्रलाइज्ड मॉडल है डेवलपमेंट का। तो इसमें जो फैक्ट्री है वो दिल्ली के बंदे को उठा के मुंबई में जॉब दे सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी मार्केट ही यहाँ है, प्लांट भी यही है, तेरे को जॉब चाहिए तो यहाँ आ जा। तो अब ऐसे में क्या होगा, अर्बनाइजेशन होएगी, और अर्बनाइजेशन में सेमी प्रोसेस्ड फूड वगैरह की कंजम्पशन बढ़ेगी, और इसकी वजह से हमें सेकेंडरी एग्रीकल्चर बोलते हैं इसे, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए जो मैन्युफैक्चर्ड फूड्स बना सके। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और उसी के लिए फार्म रिफॉर्म्स के लॉस वगैरह चाहिए हमें। तो अब देखो, शेयर ऑफ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर इन टोटल एग्रीकल्चर, तो ये हाई वैल्यू जो है ना, सेमी प्रोसेस वगैरह, और ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स, और जैसे आम को प्रोसेस करके उसका अचार बना देना, ये सारी चीजें चाहिए। और इनका जो ग्रोथ रही है ना, 90, इनका जो शेयर रहा है एग्रीकल्चर जीडीपी में, ठीक है, वो शेयर था एग्रीकल्चर में 37%, अब वो 7-8 का डेटा है, ये 46% हो चुका है, और मुझे तो लग रहा है अब ये 60% हो चुका होगा। तो रिसेंट डेटा तो है नहीं अपने पास, ठीक है। और हाई वैल्यू कमोडिटीज की जो ग्रोथ रेट है ना, वो भी ज्यादा है, देखो 4.1% है। तो ये देखो 23% नहीं है, ये गड़बड़ है, ये 2.3% होगा, ठीक है। हेलो, Yes, sir. तो आप ये करेक्ट कर लेना, ये एक मेजर प्रॉब्लम है, करेक्ट करना पड़ेगा। और चेंगप्पा की भी स्टडी है, वो कह रहा है एफडीआई अगर ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में आ जाए तो वो जो है प्रोड्यूसर को मार्केट से लिंक करेगी और प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ बढ़ाएगी। एफडीआई अगर मल्टी रिटेलिंग में आ जाए तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू हो जाएगी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ होगी। तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एनुअल ग्रोथ इनकर कर रही है 13.2% इन रजिस्टर्ड फूड इंडस्ट्री यूनिट। ये भी पुराना डेटा है, इसको नया मुझे मिल जाएगा तो ठीक है, वरना आप गूगल करके ये यहाँ डाल लेना। वर्ल्ड बैंक की स्टडी है 2007 की, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर जो होता है ना, फार्मर, केवल 12 से 15% प्राइस मिलता है उसे, जो रिटेल में बेच रहा होता है मिडलमैन, ठीक है। और बहुत सारा तो उसका जो प्रोड्यूस है ट्रांसपोर्ट में वेस्टेज हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या कहते हैं, सप्लाई चेन को करेक्ट करो, सप्लाई चेन करेक्ट करनी है। तो वो सप्लाई चेन ही थी जो फर्स्ट पेज पे थी, इनपुट
यील्ड, रिटेल। तो ये बीच में सप्लाई चेन, क्योंकि हम यील्ड पे फोकस, तो सरकार कह रही है मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास तो ऑलरेडी डिफेंस पे खर्चा करना है, ठीक है। और इनपुट्स ऑलरेडी अब एमएसपी वगैरह चले हुए हैं, फार्म लॉस तुम अगर लागू होने दो और तुम एग्रीकल्चर को छोड़ो, तो भैया यहाँ जो पैसा मुझे ये सब्सिडीज दे रही हूँ बचेगा, उसको फिर मैं बाद में यहाँ लगा दूंगी, लेकिन पहले ये तो छोड़ो, तो ये छोड़ ही नहीं रहे हैं। इस तरीके से फंसा हुआ है हमारा एग्रीकल्चर। यहाँ से पैसा मिल गया ना, अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी और पावर सब्सिडी वगैरह, क्योंकि अगर ये जो 2 हेक्टेयर से नीचे वाले बंदे हैं ये लीज पे दे दें और अपने आप जॉब ले लें सेकेंडरी एग्रीकल्चर में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो ये सब्सिडीज का पैसा जो बचेगा गवर्नमेंट कह रही है फिर लगा दूंगी इसे फार्म की फर्टिलिटी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर करने में। लेकिन अब ये कैसे हटाऊं जब तक तुम जॉब नहीं यहाँ से छोड़ते नहीं हो, तो ये इशू है, ठीक है। क्योंकि देखो 75% तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी में जा रहा है, इरिगेशन और पावर सब्सिडी में। सेकेंडरी एग्रीकल्चर में ग्रोथ के लिए हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। मान लीजिए वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सरकार लगा दे, तो सरकार लगाए कैसे, पहले आप इनपुट की सब्सिडी को तो रिड्यूस कर लो, तब तो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाएगा, कोल्ड स्टोरेज ना बनाए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ना लगाएगा, मैं लगा लूंगी। अभी तो क्या कर रामदेव बाबा ने लगाई हुई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और देखो रामदेव बाबा इस बिजनेस में उतरे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। देखो ऐसे कैपिटलिस्ट तो चाहिए, कैपिटलिस्ट को हम लोग बहुत जल्दी अपना एनिमी बना लेते हैं, लेकिन बिना कैपिटलिस्ट के भी कोई देश कामयाब नहीं होते हैं। IFPRI की स्टडी ये कहता है मार्जिनल रिटर्न, वर्ड को कैच करो, मार्जिनल रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर GDP। अगर 1 यूनिट 1 रुपया खर्चा जाए पब्लिक एक्सपेंडिचर का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में एग्रीकल्चर के, तो ये बात सामने निकल के आती है कि जो पैसा खर्चा गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर करा, अगर वो रिसर्च में करा होता तो मैक्सिमम मार्जिनल रिटर्न आएगा। यानी 1 रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार खर्चती है, तो एग्रीकल्चर में 2 रुपए से प्रोडक्शन की बढ़ोतरी होगी, और उसके बाद रोड में 1.5 रुपए से, एजुकेशन में भी 1.5 रुपए से, और इरिगेशन फैसिलिटी में स्पेंडिंग करने से भी 1.5 रुपए से, और सबसे कम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी अगर सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी पर पैसा खर्चती है। तो देखो IFPRI की भी स्टडी है, ठीक है। तो इन सारी स्टडीज पर, रिसर्च पर बेस करके गवर्नमेंट फार्म लॉज लेके आई थी। तो इकोनॉमिक साइड फार्म लॉज की देयर इज नो डाउट कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा और गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी और इकोनॉमिक रैशनल बनता है। प्रॉब्लम सोशल है एक्चुअली। गवर्नमेंट ने सिर्फ इकोनॉमिक ऐसे इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखा, लेकिन प्रॉब्लम सोशल भी है। तो वो सोशल प्रॉब्लम को अगर हम पहले से समझकर अकॉर्डिंगली रिफॉर्म्स को लॉन्च कर पाते तो इसके सक्सेसफुल होने की चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन हम सोशल कंपोनेंट में गवर्नमेंट फेल हो गई उसे रिकॉग्नाइज करने में और उसके ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने में, और उसका ये नतीजा है कि तीनों फार्म लॉज पीछे लेने पड़े। अदरवाइज इकोनॉमिक रैशनल में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो फिर ये जेपैल की स्टडी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। ग्राउंड वाटर 75% से ज्यादा में ब्लॉक में ग्राउंड वाटर नीचे गया हुआ है, और क्यों? सब्सिडीज ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में क्राउड आउट कर रखी है, सारा तो पैसा उसमें चला जा रहा है, और क्रॉपिंग पैटर्न भी डिस्टोर्ट हो रहा है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी हो रहा है, वाटर टेबल भी नीचे जा रही है। सब्सिडीज का ही तो नतीजा है, फ्री में पावर मिल रही है। इसलिए जेपैल लैब ने बोला कि भैया इनको ना डायरेक्ट बेनिफिट दो, वो अपने आप बिजली बचाएंगे और वाटर भी कम यूज करेंगे। तो ये ठीक है, ये पता हो चुका है हमें। ये ठीक है, MSP 24 क्रॉप पे है, लेकिन वीट और राइस और शुगर केन और कॉटन इन्हीं पे एक्चुअली में गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, और जिस पे प्रोक्योर करती है उस पे ही ये एप्लीकेबल हो पाती है, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। Yes. अभी हाँ 5 मिनट और रुक जाओ बस, ठीक है।
हेलो जय। यस सर। ओके 5 मिनट रुक जाओ सब लोग, बस खत्म होने वाला है। मोटा मोटा समझ में आया ना आपको इशू क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में? Yes, sir. यस सर। तो ये बेशक आप रीड कर लेना, ये सेम चीजें हैं। मैं एक सिस्टम ये समझा रहा हूँ, वेयर हाउसिंग रेसिप्ट सिस्टम क्या होता है। तो वेयर हाउसिंग वही है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह फैसिलिटी, या जो भी फसल उगा ली उसको स्टोर कहाँ पे करे। तो अभी वो सड़ जाती हैं क्योंकि फैसिलिटीज है नहीं, और अगर ऐसी फैसिलिटी हो तो आप ना बिना बेचे अपने गुड्स को, क्योंकि अभी आपका ऑन सीजन चल रहा है और प्राइस अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसमें स्टोर कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर वो स्टोर कर देगा ना बेचेगा, तो स्मॉल फार्मर के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि वो कंज्यूम क्या करेगा बेचारा। तो ये रेसिप्ट सिस्टम बनाया गया है। इसमें क्या है कि मान लीजिए मैं एक्स फार्मर हूँ और यहाँ पर ए कोल्ड स्टोरेज बना रखा है, किसी ने वेयर हाउस बना रखा है, और मैं अपना सारा सामान इसके पास ले जाता हूँ और ये स्टोर कर देता हूँ, और ये मुझे एक रेसिप्ट देता है कि भैया इस बंदे ने इतना किलो चावल मेरे पास स्टोर कर दिया या इतनी किलो वेजिटेबल स्टोर कर दिया। अब इस रेसिप्ट को लेके मैं बैंक बी में जाता हूँ और बैंक बी में ये दे के लोन ले लेता हूँ, ठीक है, और अपना काम चला लेता हूँ। तो ऐसा काम करना चाहती है सरकार कि देखो फार्मर्स फिर सुसाइड भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने ही सामान पे फिर क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वेयर हाउसिंग वगैरह कब कब आएगी? जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने नहीं देंगे या फिर गवर्नमेंट खुद करे। अब गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा है नहीं, तो ये जो 3 फार्म लॉज हैं इसके थ्रू गवर्नमेंट चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर आए और ये फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करे। तो इससे क्या होगा कि सुसाइड्स भी कम होंगे, फार्मर्स को डेट भी कम होगा, काफी सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ रिजोल्व कर पाएंगे। तो एक ये डेटा भी है, 25 बिलियन 2014 में जो है ट्रेड सरप्लस था, नेट ट्रेड सरप्लस, और 13% एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट ऑफ एग्री कमोडिटी एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट यानी हमारा एग्रीकल्चर का जो ट्रेड है वो सिर्फ 5% था 1990 में, यानी रिफॉर्म से पहले। अब 13% हो चुका है 10,11 में, अब पता नहीं 2010-11, ठीक है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट कोट है, ये आप जरूर याद रखना और इसे लिखना ही लिखना पेपर में। बस ये अब समरी है एंड में, ये वीएस व्यास की है, और इसका देखो एक इसका एसेंस देखो आप। मेन फंक्शन क्या होता है प्राइस का? जब हम डिमांड सप्लाई का ड्रॉ करते हैं, प्राइस का मेन फंक्शन होता है कि सोसाइटी को उस गुड की कितनी डिमांड है और उसको प्रोड्यूस करने में कितने पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वो प्राइस को ट्रू नहीं होने दोगे, आप उस पर या तो टैक्स लगा दोगे या तो उसमें सब्सिडी दे दोगे, तो वो करेक्ट प्राइस नहीं रहेगा उस इनपुट का और उस आउटपुट का। फॉर एग्जाम्पल आपने सब्सिडी दे दी गेहूं चावल को, तो बफर स्टॉक पड़ा हुआ है गेहूं चावल का, क्योंकि सोसाइटी को इतनी डिमांड तो है ही नहीं, आपने उल्टा सब्सिडी दे के ज्यादा प्रोडक्शन करा दी। तो ये जो मेन फंक्शन होता है ना प्राइस का, वो क्या होता है? एक्ट एज सिग्नल फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी इसी फार्म को मैं गेहूं चावल प्रोड्यूस करने की बजाय पल्सेस को प्रोड्यूस करने में लगाता ना, क्योंकि डिमांड तो पल्सेस की ज्यादा है, तो आइडियली प्राइसेस तो पल्सेस का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आपने एमएसपी देकर क्या करा? हायर एमएसपी दे दिया अगर पल्सेस के कंपैरिजन में, तो आप वो वाली कमोडिटी प्रोड्यूस करेंगे फार्मर जिसकी डिमांड नहीं है। तो ये जो प्राइसेस का काम होता है एलोकेट करना स्केर्स रिसोर्स को, लेकिन ये प्राइसेस का काम क्या बना दिया एमएसपी ने? एमएसपी इस तरीके का होना चाहिए था जो स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करता, इस तरीके की सपोर्ट प्राइस होना चाहिए था वो। लेकिन अब वो क्या काम कर रहे हैं? वो तो भैया आपने गरीबी हटाओ आंदोलन चला दिया, इनकम पैरिटी और फूड सिक्योरिटी। प्राइसेस का काम होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर, लेकिन आपने वो जो ऑब्जेक्टिव है, जो फंक्शन है प्राइसेस का, वो चेंज कर दिया है। आप तो उसे गरीबी हटाओ आंदोलन चला रहे हो और फूड सिक्योरिटी के लिए यूज कर रहे हो।
फूड सिक्योरिटी का काम नहीं था। फूड सिक्योरिटी तो एग्रीकल्चर एज ए होल और इंडस्ट्री दोनों मिलके अचीव करते, और उसके लिए हमें क्या चाहिए था, बेस्ट प्राइस सिग्नल्स। और बेस्ट प्राइस सिग्नल जब भी मिलेंगे जब मार्केट फ्री होगी एपीएमसी से, एमएसपी से और वेरियस सब्सिडीज से। ठीक है, तो अब ये 6 सजेशन है, ये 6 सजेशन आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो फ्यूचर की ग्रोथ कैसे इंक्रीज करी जा सकती है, यील्ड, प्रोडक्टिविटी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, R&D, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। लैंड और वाटर की डिग्रेडेशन हो रही है, इरोजन ऑफ सोइल, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ये सब किस वजह से हो रहा है, सब्सिडीज की वजह से। ठीक है, इनको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ढंग से करना पड़ेगा, सब्सिडीज का स्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा, और आपको सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जो है इनपुट कॉस्ट घटाएगी, स्प्रिंकलर इरिगेशन इनपुट कॉस्ट घटाएगी, ये सब यूज करने पड़ेंगे। हाई वैल्यू क्रॉप और हॉर्टिकल्चर पे जाना होगा, सीरियल्स को छोड़ के, क्योंकि उसकी तो डिमांड है ही नहीं। बैलेंस शीट सिंड्रोम हो रहा है यहाँ पे, डाइटरी बैलेंस शीट सिंड्रोम। ठीक है, डेयरिंग पे फोकस करना होगा, फिशरी पे करना होगा, लेकिन ये सारे के सारे पेरिशेबल गुड्स हैं, तो इसके लिए लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ताकि मिनिमम स्पॉइलेज हो, और कोल्ड स्टोरेज वगैरह चाहिएंगे, और उसके लिए इन्वॉल्वमेंट किसकी चाहिए होगी, प्राइवेट सेक्टर की। और इसके लिए एपीएमसी एक्ट हटाना होगा, ताकि डायरेक्टली फार्मर और बायर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, और जो है स्टोरेज कर सके, और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, उनको भी बेटर प्राइस मिल सके। उसके बाद 4th पॉइंट है, ये जो मैं बता चुका हूँ, स्मॉल फार्मर है वो अपने लैंड को लीज कर दें और छोड़ दें, पेड एम्प्लॉयमेंट ले लें। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैंड टाइटलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, लैंड डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा, और मॉडल लैंड लीज एक्ट बनानी पड़ेगी। ये पॉइंट खत्म हो गया। 5th पॉइंट है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, ये बात हो चुकी है, R&D से सॉइल मैनेजमेंट में, इन पे। और ये एग्रो बेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यही सब है। ठीक है, ठीक है, हेलो एवरीवन, बस इतना ही है, कल MSP कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बस आप लोग एक बार इसे देख लेना मोटा मोटा। हेलो, ओके। यस सर। तो क्लास खत्म करते हैं फिर, किसी को डाउट है? हेलो, खत्म करें क्लास? यस सर। ओके देन, बाय बाय। बाय।